प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लेक्स पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। इससे पहले 2 चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जो बच्चा नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जाकर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे। अभी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, यह तो अलग चैप्टर है, आप देखिए। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और बहुत ही कम समय में चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो में, यह नहीं को लंबा लंबा आपको प्रचार करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। आप जो बच्चा नहीं देख रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि यही सिर्फ वीडियो है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। इस बार का बना हुआ है, अभी सब कुछ अपडेट हो रहा है। धीरे धीरे 1 to 1 चैप्टर सब हम आपको डालेंगे। दिसंबर से पहले आपका समाप्त करेंगे। तो हम सबसे देरी ना करते हुए सबसे पहले हम माता सरस्वती को चरणों में प्रणाम करता हूं और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं और कहते हैं जीत लो हर लम्हा, और कहते हैं जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले, जो समय बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं लौट कर। यह जो वक्त बच्चे हैं आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यह फिर से लौट कर नहीं आएगा। जो वक्त अभी आपका पढ़ने का है, माँ और पिताजी ने आपको पढ़ने का जो मौका दिया है, यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह मौका अभी आपको मिला हुआ है, इसका एकदम हर वक्त को आपको यादगार बनाना है। देरी न करते हुए हम लोग चैप्टर पाते हैं। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और धातु पढ़ने से पहले हम आपको बताए थे, उससे पहले हम आपको पहला चैप्टर में ही बताए थे कि धातु और धातु किसका पुत्र है। हम बताए थे पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। हम आपको बताए थे कि पदार्थ 2 प्रकार का होता है। बताए थे पदार्थ जो है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक के बारे में बताए थे शुद्ध पदार्थ, और एक के बारे में बताए थे अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, इधर बताए थे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ बताए थे। और यही शुद्ध पदार्थ में हम आपको 2 चीज बताए थे, एक होता था तत्व और एक बताए थे यौगिक। एक बताए थे यौगिक। याद कीजिए, जो बच्चा नहीं देखे हैं पहला चैप्टर वह जाकर देख लेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तत्व को ही प्रकार है। तत्व के 2 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। हम बताए थे धातु, अधातु और उपधातु। आज यही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर से। पहले हम पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, बहुत सुंदर से। जब धातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस शीर्षक के बारे में तुमको जानना जरूरी है, तो हम कहेंगे वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता हो, यानी सुचालक हो। कह सकते हैं हम सुचालक हो, मतलब जिससे विद्युत और ऊष्मा दोनों प्रवाहित कर सके, उसे हम धातु कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे और इसमें लिखा हुआ है, और आघात वर्ध्य तथा तन्य होते हैं, धातु कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप यह नहीं समझ पा रहे होंगे आघात वर्ध्य क्या है। तो मतलब वैसा चीज जिसको हम पीट कर लंबा चादर बना सकते हैं, लंबा चादर बना सकते हैं, उसे हम आघात वर्ध्य कहते हैं। और तन्य मतलब उसको पीट कर लंबा तार बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो यह धातु में, धातु हम किसको कहेंगे, जिसमें ऊष्मा चालन करता है। देखते हैं आपका एल्युमिनियम के चाहे लोहा का डंटी लगा हुआ छोलनी का जो रहता है, जो भोज भात में बनाता है, दिखता है लोहा का कितना बड़ा बना, उसमें अगर अगला भाग यदि उसमें कढ़ाई में डाला हुआ रहता है तो पिछला भाग भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इससे होता है ऊष्मा का परिवहन होता है, और विद्युत का तो परिवहन होता ही। आप लोहा और बिजली में सटाइएगा तो आपको करंट में आ रहेगा ही। तो यह दोनों ही रहे। आघात वर्ध्य मतलब होता है चादर बना सकते हैं पीट के, भंगुर नहीं। अगर कोई लोहा पर आप पीटेंगे, लोहा को पीटेंगे तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं, जल्द टूटेगा। वह चादर बन सकता है और इसको पीट कर बहुत बड़ा तार भी बना सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। समझ गए? और धातु के भौतिक गुण के बारे में अब हम लिखेंगे, क्योंकि यहां से आपका 5 नंबर के सवाल बनेगा। कुछ कहेगा कि धातु के भौतिक गुण को लिखें, तो आप क्या लिखिएगा? भौतिक गुण मतलब होता है बाहरी गुण। जैसे कोई आदमी के भी पूछेगा भौतिक गुण क्या है, तो बाहर में कहिएगा 2 कान है, 2 नाक है, उसका शरीर लंबा है, वह मोटा है, वह पतला है, यही भौतिक गुण है। उसी प्रकार धातु का जो भौतिक गुण है, बाहरी गुण हम लोग उसको बताएंगे। अंदर का गुण ही कहते हैं रासायनिक गुण। लेकिन यहाँ रासायनिक गुण नहीं पूछेगा तो भौतिक गुण क्या है धातु को, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कम से कम 5 लिखेंगे, आपका मिल जाएगा। हम तो 7-8 लिखे होंगे, लेकिन आपको जो इस 7-8 में से जो आसान 5 लगे वह लिख लीजिएगा।
जैसे पहला इसका गुण है धातु में कि वह चमकता है। कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सब चमकता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, सब चमकता है। देखिए हम लिखेंगे धातुएं प्रायः चमक पाई जाती है। धातुएं में प्रायः क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। जैसे अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। एजी क्या होता है? सोना होता है। एजी का रंग सफेद होता है। यह सब का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। एयू मतलब सोना का रंग क्या होता है? एयू सोना का संकेत है, यह पीला होता है। सीयू कॉपर का रंग क्या होता है? लाल होता है, जिसको फूली का बर्तन कहते हैं। तांबा का क्या करता है? भूरा लाल होता है। यह याद रखेंगे। धातु प्रायः क्या होता है? चमकदार होता है। जैसे अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, यह सब आप लिख सकते हैं। बस हो गया, चाहे नहीं लिख सकते हैं भौतिक गुण। और देखिए दूसरा गुण इसका है धातु को, वह कठोरता होता है। धातु कैसा होता है? कठोर भी होता है। धातु प्रायः कठोर होता है। देखिए लोहा पे कभी आप क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा छड़ मोड़ नहीं सकते हैं, तो वह कठोर होता ही नहीं। जैसे लोहा, तांबा, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन आप उसको भी मोड़ नहीं सकते हैं अगर मोटा अल्युमिनियम रहे तो इसलिए हम कह सकते हैं धातु में क्या होता है? प्रायः कठोर होता है। अपवाद सब में होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब धातु कठोर होता है। हम तो कह रहे हैं धातु प्रायः कठोर होता है। यह बात याद रखेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे इसको आघात वर्ध। देखिए हम परिभाषा में भी बताए थे आघात वर्ध, और यहाँ भी हम लिखे हैं आघात वर्ध। आघात वर्ध का अर्थ होता है कि धातुओं को पीटकर पात्रा चादर बनाया जा जाता है। जैसे सोना को अगर 4 चांदी और सोना जो है, इसको अगर आप कितनों पीटिएगा ये टूटेगा नहीं, बहुत बड़ा चादर बन सकता है। छोटा सोना में आप बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं। और चौथा ये तन्यता। देखिए धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींच कर तार बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। देखिए 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझिए कितना उसको तन्यता है सोना में। उसी प्रकार चांदी, अल्युमिनियम, तांबा अपवाद में है। ये समझिए यह भी इस अपवाद में सिर्फ बेरियम है, BI है। समझे, यह अपवाद में है, लेकिन यह सबको खींचकर हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन BI को हम खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते हैं। इतना बात आप याद रखें। और 5वां देखेंगे, आपको 5 ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि 7, 8 याद रखना है, मात्र 5 ही याद रखना है। उसी में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे उष्मीय चालकता। देखिए उसमें उष्मा की चालन होता है। धातुएं प्रायः उष्मा के चालन करते हैं। जैसे चांदी, तांबा उष्मा के सबसे अच्छा चालक है। कहेगा उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी का यदि आप कलछुल छोटी रखिएगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ गए, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तांबा, ये दोनों का समझ गए। लेड एवं पारा सबसे कम चालक है। लेड और पारा जो है धातु होते हुए भी कम चालक होता है, लेकिन सबसे अधिक चांदी और तांबा होता है, याद रखेंगे। विद्युत चालकता इसमें गुण होता है। धातु में प्रायः विद्युत के चालक, धातु जितना भी है सब में विद्युत चालन का। जैसे सबसे अच्छा चांदी और तांबा में विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसको चालक करता है। सबसे पूछा गया क्वेश्चन है सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो चांदी कहिएगा या तांबा कहिएगा। लेड और पारा सबसे कम चालन करता है। विद्युत का सबसे कम चालन कौन होता है? तो लेड और पारा। ये ध्वनि भी करता है। यह धातु में वैसा गुण है, धातु का ऐसा गुण है जिसके धातु में जब कठोर सतह से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे आप फुली का बर्तन ले लीजिए, चाहे आपका घर में जो है स्टील का बर्तन है, उसको आप बजाइएगा तो टन और झन का आवाज आएगा, तो वह धातु है। इस धातु के कारण ही उसे टन और झन का आवाज आता है। धातु प्रायः धातु कठोर सतह से टकराने के बाद क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। यह बात याद रखेंगे। बस हो गया, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। यही में आपका 5 नंबर हो जाएगा। आप कहिएगा बराबर नहीं है, बहुत छोटा है, आप चाहिए तो अंत तक बराबर लिखे हैं। आपका जो भी याद रहेगा छोटा छोटा 5 लिख देना है। समझ गए। अब आगे आइए, धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें ध्वनि गुण उत्पन्न होता है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ही यह ध्वनि गुण पाया जाता है। इतना बात याद रखेंगे। समझ गए। यह हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए थे, धातु में एकदम गुण होता है। आगे हम आएंगे गलनांक क्या होता है। देखिए 8 बता रहे हैं, उसमें 5 ही। देखिए धातुओं के गलनांक प्रायः उच्च होता है। क्या लोहा को आप तुरंत गला सकते हैं? नहीं गला सकते हैं। इसका प्रायः अधिक तापमान लगेगा तब गलेगा। जैसे लिथियम और सोडियम को 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसको पिघला सकते हैं, नहीं तो नहीं। पोटासियम को 64 डिग्री सेल्सियस तापमान लगेगा। गैलियम को आपको 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और सीजियम को 98 डिग्री
तापमान चाहिए तभी होगा, समझ गए। यहाँ सीजियम CS और गैलियम GS दो ऐसे धातु हैं, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है गैलियम और सीजियम, यह दोनों ऐसे धातु है जो कि हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाता है। देखिए शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री पर जब पिघल जाता है तो क्यों नहीं पिघलेगा, याद रखेंगे। कहेगा सबसे कम गलनांक धातु होते हुए भी किसका है, तो सीजियम और गैलियम का है, दोनों का हथेली पर भी रखिएगा तो वह पिघल जाएगा। इतना बात याद रखेंगे। यह तो अभी हम बताए थे भौतिक गुण, अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। हम आपको बताए हैं बहुत छोटा छोटा वीडियो में, आपको बहुत सुंदर से समझाकर हम जो है आपका पूरा चैप्टर क्लियर करते हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, समझ गए। आगे आइए, इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आप तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मेरे लिए। चलिए ठीक है, तो आगे आइए, दूसरा पढ़ेंगे हम धातु के रासायनिक गुण। अभी भौतिक गुण देख लिए, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या होता है। धातु के रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं, इसमें निम्नलिखित रासायनिक गुण लिख सकते हैं, यह भी 5 नंबर का आपका होगा, यह भी आपका 5 नंबर होगा। देखिए इसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी धातु होता है उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, बस तभी हम धातु कहेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये अंदर का चीज है ना, इलेक्ट्रॉन तो अंदर, कोई पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, उसके अंदर भी चीज है, इसलिए रासायनिक गुण होगा। बाहर हम कर लिए भौतिक गुण, लेकिन अंदर का चीज हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। इतना बात आप याद रखें, समझ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे कि इसके, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं, जो बच्चे चाहे जो मेरे साथी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथी, आप पहले नहीं पढ़े हैं पहला चैप्टर तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए कृपा करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाकर वह पहला चैप्टर देख लेंगे, तब और सुंदर से समझ में आएगा। तो आप पहले से पढ़े तो और सुंदर बात है, क्योंकि यह देखिए सोडियम के बारे में हम आपको बताते हैं। सोडियम में परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। हम आपको समझा रहे हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। तो देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, दूसरा कक्षा में 8 रहता है, तो देखिए तीसरा कक्षा में भी 8 रहता है, लेकिन 8 2 10 है, 1 11, लास्ट अंतिम कक्षा में इसको कितना है, 1 ही बचा है, इसीलिए यह धातु है। उसी प्रकार मैग्नीशियम में अंतिम कक्षा में 2 है, एल्युमिनियम में अंतिम कक्षा में 3 है। यह बात आप याद रखेंगे। 72 कक्षा में वह धातु होगा जो इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 रहे, जिसके 72 कक्षा में वही धातु होगा, बाकी नहीं। समझ गए। यह जो है हमेशा इस पर +4 होता है, यानी एक 72 कक्षा है तो +1 हो जाएगा। समझ, मैग्नीशियम में 2 है तो Mg+2 होता है, क्योंकि यह 2 त्याग कर सकता है, 3 त्याग कर सकता है। Al पर -3 होगा। समझ गए। ये धातु में हमेशा देने का गुण रहता है, लेने का गुण नहीं होता है, इतना याद है। दूसरा है धातु ऑक्सीजन से संयोग कर धातु के ऑक्साइड बनाता है। मतलब कोई भी धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे ना, देखिए मैग्नीशियम को ऑक्साइड करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी भास्मिक बना देगा। क्या बना देगा, भास्म बना देगा। समझ गए। उसी प्रकार कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। समझिए, धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे तो वह धातु के ऑक्साइड बनेगा, यह याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है, यह भी आप जानिए। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, वह अम्लीय नहीं होता। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार का गुण ही है, जो पिछला चैप्टर आप नहीं देखे हैं, अम्ल, भस्म और क्षार, तो वह देख लेंगे और सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा। आगे आप देखिए, इसका अगला गुण क्या कहता है कि धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु जल के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे Na+H2O, अगर इसको दोनों को साथ मिलाएंगे, सोडियम को जल में मिलाएंगे तो NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे पोटासियम को हम KH2O को मिलाएंगे, KOH बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम को जल के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस बनेगा। यह बात आप याद रखेंगे। यह सब रासायनिक गुण हो गया। सब किसका, धातु का। अभी हम लोग धातु के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुण में तीसरा बता रहे हैं। आप चौथा बताएंगे। चौथा क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए नीचे समीकरण दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, ये है, और HCl क्या है, लवण है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह सबसे स्ट्रोक अम्ल है। इससे क्या, ये दोनों जब यह दोनों अभिक्रिया करेगा तो यह लवण बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यह नमक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए
पोटासियम हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी का पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो H2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये धीरे धीरे आप समीकरण को लिखते हुए समझते हुए जाएंगे, आप 1 नंबर चैप्टर से देखेंगे तो आपका धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में बच्चा को यही भारी लगता है, समझ गए, यही सब भारी लगता है, इसको क्या पढ़ा जाता है समझ गए। धातु के अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया धातु प्लस धातु अम्ल एकल विस्थापन। देखिए इसमें कह रहे हैं धातु के अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे देखिए धातु हो गया Zn, जिंक क्या हो गया, आप कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर इधर आ जाए, समझ गए। यह क्योंकि यह कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह ऊपर में है, ये कॉपर से यह जो है जिंक ऊपर है, यह नीचे है, इसको ये हटा सकता है। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो यह दूसरा चैप्टर में, पहला चैप्टर में भी देखे हैं, कौन किसको हटा सकता है, वह 1 से 16 तत्व हम लिखा है, वह आप देख लेंगे तो आपको बहुत सुंदर से समझ में आ जाए। लेकिन मैग्नीशियम से भी, जिंक से भी ज्यादा पावरफुल है मैग्नीशियम, तो यह भी जिंक को हटा देगा। विस्थापन विधि भी पढ़ाए थे हम आपको, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और जिंक इधर अलग हो जाएगा। अगर सोना जो है मैग्नीशियम से को नहीं हटा सकता, क्योंकि इससे ऊपर का है, इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह बात आप जान के रखिए, तभी आपको बहुत सुंदर से यह समझ में आएगा, समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे, आगे यह बात भी आपको बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें 6 नंबर में, कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों जो है ना बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटासियम, देखिए हम आपको जब ज्यादा अभिक्रियाशील वाला बात बताए थे तो यह सब हमको ऊपर में दिए थे आपको, समझ गए। लिथियम, सोडियम और पोटासियम यह सब इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसको बाहर में रखने मात्र से वो आग पकड़ लेगा हवा के संपर्क में, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अब आगे थोड़ा सा पढ़िए, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, जिसके हीरा प्राकृतिक के सबसे कठोर पदार्थ है, दूसरा ग्रेफाइट जो कि मुलायम पदार्थ है। कार्बन के कितना रूप है, 2, कई चीज बता चुके हैं, फिजिक्स में भी बताया है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का 2 रूप होता है, हीरा जो है कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, समझ गए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, यह भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए वैसे धातु के ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब उभयधर्मी मतलब होता है कॉमन चीज जिसमें अम्लता का भी गुण हो और क्षारीयता का भी गुण हो, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझ गए, यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें अम्लता भी है और क्षारीयता भी है दोनों में, समझ गए। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु किसे कहते हैं। धातु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है, धातु के रासायनिक गुण क्या है, यह सब हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ चुके हैं, समझ गए, यह सब हम बहुत सुंदर से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। अधातु के बारे में भी सभी गुण को हम लोग देखेंगे, उसके बाद दोनों अंतर देखते हुए और यह क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त कर देंगे। अंतर देखते हुए हम बताए थे आपको, बहुत छोटा छोटा वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे। और हम माना भी जाता है बच्चा ये सब में नया टॉपिक है, उब जाता है, कभी पढ़ा नहीं है तो उब जाता है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपका पूरा सिलेबस पूरा करते हैं। अगर आप देखना पसंद करते हैं, धीरे धीरे बैठना पसंद करते हैं, तो आप टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन नहीं, टॉप कर सकते हैं बिहार में। हम कुछ नहीं वैसा छोड़ रहे हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड पूछ सकता है, समझ गए। आगे ये धातु किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के चालन नहीं करते हैं, जस्ट उल्टा, धातु के उल्टा, उसमें चालन करते हैं, यानी सुचालक बोले थे, या हम कह सकते हैं कुचालक हो। जो धातु ऊष्मा, जो धातु से कहेंगे जो ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक हो, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। लेकिन वह अधातु बंध नहीं हो और तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन वह कैसा होता है, भंगुर, उसको पीटने पर बिखर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इतना बात आप समझ रहे होंगे। जैसे हम कहेंगे बात कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, यह सब क्या है, अधातु है।
याद रखेंगे। आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी अधातु है, और इसका परिभाषा तो आप 100% याद रखेंगे, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो, कुचालक हो, इसमें जिसमें चालन नहीं करता हो, जो ना तो उसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, ना ही वह तन यानी लंबा तार बनाया जा सकता है, लेकिन उसको पीटने पर भंगुर मतलब होता है उसको पीटने पर छोटा छोटा टुकड़ा में बिखर जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, यह सब कह सकते हैं। अब हम अधातु के भौतिक गुण के बारे में देखेंगे, उसके बाद ही कुछ पढ़ेंगे। देखिए अधातु के भौतिक गुण लिखित है, बाहरी वाला गुण देखिए, अधातु प्राय चमकदार नहीं होता। देखिए धातु चमकदार बोले थे, अधातु चमकदार नहीं होता, लेकिन अपवाद इसमें है कि आयोडीन क्या होता है, अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, यह अपवाद में आप लिख देंगे। धातुएं प्राय भंगुर होता है, मतलब इसको पीटने पर पूरा क्या होता है, बिखर जाता है, उसे हम भंगुर कहते हैं। और इसका अगला गुण देखिए कि अधातु विद्युत और ऊष्मा दोनों को कुचालक होता है। आप चाहिए तो इसको 2 टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका 5 नंबर में 5 ही लिखना है। लिखेगा अधातु विद्युत का कुचालक होता है, और अगला नंबर में लिख दीजिए ऊष्मा का, अधातु ऊष्मा के भी कुचालक होता है, 2 हो जाएगा, समझ गए। उस 5 भी लिखना है। और चौथा हम लिखे अधातु प्राय ठोस एवं गैस होता है। अधातु प्राय किस में पाया जाता है, ठोस और गैस रूप में पाया जाता है। अपवाद में है ब्रोमीन, याद रखेंगे अपवाद में क्या है, ब्रोमीन, जो कि ठोस और गैस रूप में नहीं पाया जाता है। बात इतना समझ में आ गया होगा। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातु जो है वो जल्दी गल जाता है, उसका ज्यादा उच्च ताप की जरूरी नहीं होता है। आगे आइए, अधातुओं के रासायनिक गुण अब हम पढ़ेंगे। अधातु को क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण अब हम पढ़ लेंगे। बस देखिए ध्यान से, अधातु को निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, अधातु के 12वीं कक्षा में H एवं He को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर 4, 5, 6, 7 एवं 8 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन इत्यादि इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। देखिए कह रहा है 12वीं कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 नहीं 4 होगा, और 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 भी हो सकता है। देखिए जैसे हम आपको कार्बन के उदाहरण ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 4, इसके 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ गए। बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। आप कहिएगा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन नहीं है अधातु, क्यों नहीं है, देखिए इसके 12वीं कक्षा में कितना है, देखिए पहला 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 6, यह भी है अधातु। क्या है बच्चे, यह भी अधातु है, क्योंकि इसके भी 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यह पहचानने का गुण है अधातु का, समझ गए। यहाँ आपको लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। यानी जिसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यह रहे 4, 5, 6, 7 एवं 8 रहे, वह सब अधातु है। और धातु के लिए हम आपको बताए थे, एक बार हम पीछे करके आपको देख देते हैं। जिसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, 1, 2 और 3 हो, वह धातु है। और 3 से ऊपर जो भी हो, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो 12वीं कक्षा में, वह सब धातु होगा। ठीक है, समझ गए इसका रासायनिक गुण पहला। वो धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। देखिए उसमें धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता था, यह क्या है, अम्लीय होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, जैसे H2O। कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन भी होता है, जैसे जल उदासीन ही है। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, NTO का हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको पढ़ सकते हैं इत्यादि। यह क्या होता है, यह सब जो होता है उदासीन होता है, इतना याद रखेंगे। वो धातु प्राय जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह भी याद रखेंगे। वो धातु प्राय जल से अभिक्रिया कर भी नहीं करेगा। वो धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। वो धातु क्या होता है, अम्ल से अभिक्रिया कर, जल नहीं, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चों। वो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, हाइड्रोजन को अलग नहीं करता है, क्योंकि वो धातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं। वो धातु हमेशा लेता है इलेक्ट्रॉन, कभी भी किसी को देता नहीं है। इस पर माइनस चार्ज होता है, जब लेने वाला में क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो शुरू से नहीं देखे हैं उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप कहिएगा कैसे धातु ग्रहण करता है, कैसे लेता है, तो इसीलिए शुरुआत से आप लोग देखिए, तब सुंदर से आपको समझ में आएगा। हम अभी बताते रहेंगे तो यह भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तब आप कहिएगा आप ही कि सर क्या आप बताते हैं, जो बच्चा पढ़े हुए हैं वो आप कहेगा सर मुझे टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
बहुत चीज देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलों, मेरे रसगुल्लों। इस बात को समझा कीजिए, कितना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तब तक भी आप अपने दोस्तों को शेयर करने से आप लोग कतराते हैं। समझ गए? एक वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइप करना पड़ता है, इसको सेटिंग करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, बोल बोल कर रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब भी कभी रिकॉर्ड खत्म हो गया, मान लीजिए बना रहे हैं वीडियो, तो उसमें हम बाद में जाकर देखते हैं क्या हो गया। देखिए मन तो करता है कि कुछ क्या कहें आपको बच्चों। चलिए जैसे यहाँ आप देख लीजिए, यह आप देखिए कार्बन प्लस H2SO4 यह अम्ल है, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। समझ गए? यह हाइड्रोजन को अलग नहीं करेगा। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, सल्फर को साथ भी कराएंगे तो ऐसे होगा। देखिए ज्ञात होगा कि आपका पूरे पृथ्वी पर 118 तत्व में से 22 तत्व ही वो धातु है। वो धातु की संख्या कितना है? मात्र 22 है, जिसमें से 10 ठोस है, 1 द्रव है। 10 क्या है? ठोस है और 1 द्रव है, यानी 1 द्रव है और 11 गैस है, यानी 10 गो है आपका ठोस और 11 गो है आपका गैस, तो कितना हो गया? 21। ये गो है आपका द्रव, वह सब मिला के आपको 22 ही वह धातु है। तो आपको यह जानने की जिज्ञासु होगा कि मेरे बच्चों, मेरे सर, मेरे प्यारे साथियों, यह जो द्रव में जो पाया जाता है वह धातु वह कौन सी है, तो हम वह भी लिख के आपको रखे हुए हैं। द्रव अवस्था में वह धातु जो होता है उसका नाम है ब्रोमीन, उसका नाम है ब्रोमीन। याद रखेंगे क्योंकि आपको बार बार पूछा जाएगा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह धातु का नाम क्या है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ब्रोमीन। ठीक है, आगे पढ़िए। कुछ अधातु उदाहरण, कुछ अधातु का उदाहरण कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु देखिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, यह सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। याद रखेंगे, अभी हम आपको बताए थे, इतना पर 22 याद रखते हैं तो लिख सकते हैं। 10 गो ठोस होता है, 11 गो गैस होता है, 1 द्रव की बात बता दिए, कुछ यहाँ भी हम गैस का बता दिए। समझ गए? एक ठोस को भी कुछ बता दिए, कुछ और भी आप मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम सब बता दिए, इतना याद रखते हैं तो काफी है। समझ गए? धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, देखिए धातु क्या है? सोडियम, या इसके साथ यदि अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आयनिक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? आयनिक यौगिक। देखिए हम यहाँ लिखे हैं धातु का परमाणु संख्या 11 है, तो इसको 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसके 12वीं कक्षा में कितना है? यह है 7। इसीलिए यह क्या हो गया? अधातु, यह हो गया धातु, क्योंकि इसके 12वीं कक्षा में 1 है। हम बताए थे धातु होने के लिए 12वीं कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अधातु होने के लिए 12वीं कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम अधातु कहेंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर। अभी तक हम आपको बहुत चीज बता चुके हैं। वो धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं, और धातु को भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण बहुत सुंदर से हम बता चुके हैं। और अब हम इसको चलते हैं लेकर आपको अंतर में भी 2 पढ़ेंगे, धातु और अधातु के भौतिक गुण। यह भी आपका 5 नंबर का सवाल है, साधारण नहीं समझिए, हम पढ़ा चुके हैं, उसी को हम रिपीट कर देते हैं 2-4 मिनट में, बस आपको वीडियो को समाप्त करेंगे। भौतिक गुण भी हम बताना चाह रहे हैं, जैसे धातुओं में चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता है, तो बाद में आयोडीन लिख दीजिएगा। और धातु आघात बद्ध और तन्य होता है, जबकि वह धातु भंगुर होता है। समझ गए? यह सब धातुएं विद्युत तथा उष्मा के चालन करता है और धातु विद्युत तथा उष्मा के चालन नहीं करता है। बस इतना, अपवाद नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। शीशा अपवाद में है, समझ गए? शीशा को तोड़िएगा तो नहीं, शीशा में तो आप नहीं विद्युत प्रवाहित होगा, यह अपवाद में है। तो देखिए वह धातु में प्राय ठोस होता है, अपवाद में पारा रखिए ठोस नहीं होता है। वह धातु ठोस, द्रव, गैस दोनों में होता है। अपवाद में जो देखिए यह और धातु क्या है? ठोस और गैस होता है। अपवाद में ब्रोमीन ही एक है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि धातु के गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, जबकि धातु को निम्न होता है। समझ गए? यह सब पिछले हम बता चुके हैं, यहाँ आपको इसलिए समय नहीं लगा रहे हैं। या भौतिक गुण के आधार पर पूछेगा तो 5 नंबर आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं। यदि रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु को अंतर हम बता चुके हैं। यह विद्युत का धनात्मक होता है या विद्युत का ऋणात्मक होता है, क्योंकि इस पर सब में प्लस चार्ज होता है। इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है। समझ गए? और इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होता है। समझ गए? यह बात याद रखेंगे। यह धातुओं पे ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है, जबकि धातु को ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाता है, वही बता चुके हैं। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। यह क्षार बनाता है, अम्ल बनाता है, याद रखेंगे। जल से धातुएं
धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए उदाहरण भी आप दे सकते हैं। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है और धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और अंतिम में लिखेंगे और धातु जो प्रायः जल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखते हैं यहाँ आपका समीकरण दिया गया है। तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, इतना बात आप याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छा से बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए ना पढ़ के, किसी भी परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा में किसी भी परमाणु या अणु, देख रहे हैं ना, कोई भी परमाणु हो या अणु हो, उसके बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन की को बिंदुओं के द्वारा दिखाए जाने वाले तरीका को ही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो हम आपके लिए देखिए एक बना लेते हैं, मान लेते हैं या कोई भी है, तो दूसरा कक्षा तीसरा कक्षा, समझ गए। इलेक्ट्रॉन तो यही होता है, आप जान रहे हैं, आपको कई बार बताए थे कि कोई भी धातु रहे चाहे धातु, तो मान लीजिए सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम की बात करें तो इसकी पहली कक्षा में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरी कक्षा में 8 रहता है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया, लेकिन तीसरी में कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। जब 11 होता है सोडियम को, परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, समझ गए। प्रोटॉन की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉन यह एक एक्स्ट्रा है, तो इसी को यदि हम बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है या बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसको Na को अगर बिंदु के द्वारा दिखा देंगे, इसी को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं। सबको नहीं दिखाएंगे, मात्र एक को दिखाएंगे। जैसे आप मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संख्या परमाणु संख्या 8 है, तो इसके पहली कक्षा में 2 रहेगा, दूसरी कक्षा में 6 रहेगा, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी 6 को हम लोग बिंदु के द्वारा दर्शा देंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, समझिए ना। यही हुआ इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। जो बाहरी कक्षा पे जितना भी कोई धातु के रहे, क्या रहे, इलेक्ट्रॉन, उसको बिंदु के द्वारा दर्शा देना ही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका खोज लुईस ने किया था। इसका खोज किसने किया था, किसका, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की खोज लुईस ने किया था, इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हमने लिखा है आयन क्या है, यह सट गया है, आप तक लिखेंगे आयन क्या है। देखिए यह बहुत आसान है। जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाते हैं, तो उसे आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। देखिए आपको यहां से समझ में नहीं आया ना, तो हम आपको समझ, देखिए अत्यंत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में एक या एक अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को खोता है और किसी को कोई पाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, धन आयन। देखिए 2 उदाहरण दिया हुआ, सोडियम के बारे में अभी हम आपको बताया है, इसके 72 कक्षा में 2 8 1, क्योंकि 72 कक्षा में 1 होगा, पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, उसके बाद तीसरी चौथा पांचवा जो भी कक्षा है सब जो है 8 होता है। तो यहाँ देखिए इसकी 72 कक्षा में 1 है, तो यह तो 1 आप 7 तो किसी को ले नहीं सकता है, 7 कोई देगा नहीं, देगा 7 नहीं देगा, इसलिए यह कहेगा, यह त्याग कर देगा। वही कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, इसको देखिए कमी हो रहा है ना, इसको क्या होता है, Na+ लिखा जाता है, क्योंकि यह धन आयन है। धन आयन इसलिए है कि किसी को इलेक्ट्रॉन 1 दे रहा है, इसलिए धन आयन। लेकिन क्लोरीन आप देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, तो इसका निकालिए तो 2 8 और 7, देख लीजिए 2 8 10 7 17। अब देखिए इसको 1 ही कमी है, कक्षा पूरा करने के लिए, तीसरी कक्षा पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह क्या करेगा, किसी से लेगा, तो अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो यहाँ त्याग कर रहा है, तो इसको हम धन आयन कहेंगे। और जो ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसको Cl पर माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, तो इसलिए आप समझिएगा यह जो है ऋण आयन है, यह जो है धन आयन। समझिए यह ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को ही दे सकता है, जैसे इसको सोडियम त्याग कर रहा है, इसी को इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा, समझिए। तो यही धन आयन हुआ, यह ऋण आयन। जिस पर प्लस रहे उसे धन आयन, मतलब जो
त्याग करे, देखिए जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है तो उसे धन आयन कहते हैं। इतना बात नहीं समझ में आ रहा तो यह समझिए कि आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन, ऋण आयन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धन आयन कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है जैसे Cl, इसको ऋण आयन कहता है। इतना बात आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोनों धन आयन ऋण आयन में अंतर भी पूछा जाता है। देखिए ऊपर कुछ लिखे हैं लाल कलर में, उसको पढ़ लीजिए। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश होता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। कितना आसान से अभी जो हम आपको बता रहे थे वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यह बात याद रखेंगे तब आपको अच्छी से समझ में आएगा। देखिए धन आयन पर धन आवेश होता है, बस अभी जो पढ़े हैं उसी का अंतर। ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, अभी बताया है। Na पर प्लस हुआ, Cl पर माइनस हुआ, समझ गए? तो यह ऋण आयन हुआ। धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए धन आयन में इसको 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो मूल परमाणु से कम हो गया इलेक्ट्रॉन। यह क्या होता है, ऋण आयन में मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसको देखिए 17 था, लेकिन एक इससे ले लिया तब इसके ऋण आयन कहते हैं। इसके प्राप्त कर लिया, अब तो 18 हो गया। मूल परमाणु में इसको 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एक ले लिया, एक ग्रहण कर लिया तो 18 हो गया, इसलिए अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। समझिए धन आयन में परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए धन आयन रहे चाहे ऋण आयन रहे, अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 रहे तो 11 ही रहेगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 रहे तो 17 रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा बढ़ेगा, लेकिन यह परमाणु संख्या ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। वही चीज यहाँ भी लिखा रहेगा, ऋण आयन में ही परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों थोड़ा सा खोखी सर्दी बोलते बोलते हो जाता है, इसके लिए माफी चाहता हूं। आगे देखिए तारा है, चौथा अंतर है इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है। ये छोटा क्यों होता है भाई? भैया इसको 11 परमाणु संख्या था, 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो छोटा होगा कि नहीं है? इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा ही होगा। बहुत आसान चीज है। धन आयन का निर्माण धातु से होता है, यह इंपॉर्टेंट है। धन आयन जो मतलब त्याग करने की क्षमता जो इलेक्ट्रॉन होती है धातु में होती है, और ऋण आयन जो ग्रहण करने की क्षमता होती है और धातु में होती है। यहाँ से भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको जन्म होता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे बहुत सुंदर से। एक दो बार लिख के एक दो बार पढ़ के पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे आइए, अब हम एक चीज पढ़ते हैं, विद्युत धनात्मकता क्या? कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। अब देखते रहिए ना, थोड़ा देर आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद हम आपको जब खनिज के बारे में पढ़ाने लगेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। यह भी आसान ही है, कोई भारी नहीं है। देखिए विद्युत धनात्मकता क्या है? किसी भी धातु या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हुए धन आयन में परिवर्तन, धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति देखिए गलत है, प्रवृत्ति को ही विद्युत धनायन कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे सोडियम अभी त्याग कर रहा था ना, इसमें प्लस है तो इसी को हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। समझिए जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति ही क्या कहता है? विद्युत धनात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी में पहले वर्ग में उपस्थित सभी धातु विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में सबसे निचले वर्ग में उपस्थित सभी धातुओं का विद्युत धनात्मकता सबसे कम होता है। यह बात भी आप याद रखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता यह भी हम पढ़ चुके हैं, इसको ऋण आयन कहते हैं, जो त्याग करता है, जो ग्रहण करता है। किसी भी धातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति ठीक है भाई, प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सब जो है हमेशा किसी से ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता। अभी बताए थे क्लोरीन भी ग्रहण करता, 17 था 18 हो गया। तो इसको हम विद्युत ऋणात्मकता, जो त्याग करता है विद्युत धनात्मकता कहेंगे। समझिए जिसमें ग्रहण करने की ताकत हो उसे विद्युत ऋणात्मकता, जिसमें त्याग करने की इलेक्ट्रॉन ताकत हो। क्या त्याग कर सकता है? परमाणु संख्या नहीं, वह अपरिवर्तित रहता है। अभी हम आपको बताया, त्याग करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रहण करने वाले जो प्रवृत्ति रहता है जिसमें रहता है उसे विद्युत धनात्मकता, जिसमें नहीं उसे विद्युत ऋणात्मकता, और जिसको त्याग करने की क्षमता रहती है उसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। देखिए किसी भी अणु में परमाणु कह रहा है जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उस बल को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। कोई भी तत्व जो है ना बंधा हुआ रहता है, जिस अणु में, किसी भी अणु में
परमाणु जो है जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए आपको बहुत सुंदर से समझाएंगे अभी कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। यह अगर समझ गए तो वह आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक होता है आयनिक बंधन और एक होता है सहसंयोजिक बंधन। आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजन भी कहते हैं। देखिए हम आपको यहाँ समझाते हैं। आयनिक बंधन क्या होता है? जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु, देखिए यहाँ दो परमाणु है, सोडियम क्लोरीन है, अब परमाणु इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण लेन देन के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए आपको यहाँ बंधन बनाएगा। देखिए इसको त्याग करने की क्षमता होती है, इसको ग्रहण करने की क्षमता होता है, इसलिए धन आयन ऋण आयन यह दोनों जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक इस ई क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, ई इससे ले रहा है। समझिए, इस ई त्याग कर रहा है, ई ग्रहण कर रहा है, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लेन देन कर रहा है ना, तो लेन देन करके क्या बन गया? NaCl यानी लवण बन गया। समझ गए? लवण बन गया, जिसको साल्ट कहते हैं, आप लोग नमक कहते हैं। कितना आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आया? यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण देखो एक ही चीज है, बार बार हम बोल रहे हैं एक ही चीज है, बार बार आप देखते रहिए, 2 बार 4 बार देख लीजिए तो आपको याद ही हो जाएगा। समझिए, केमिस्ट्री है, थोड़ा सा लगेगा और हम ही आपको 2 बार 4 बार बताते रहे तो एक वीडियो 2 घंटा हो जाएगा। तो आप कहिएगा क्या सर जी, अन्य चैनल की तरह भी आप भी एकदम पूरा एकदम घंटा पुराने के फिराम रहते हैं। हम वह नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप जो है चुपचाप देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो एक ही बार देखिए, स्पीड करके देख लीजिए, ज्यादा जल्दी समझ में आ रहा है। समझिए, इसको दूसरा परिभाषा भी हम लिखे हैं। देखिए क्या है, जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। समझ गए? धातु या अधातु आपस में क्रिया करके इसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक, देखिए यह है धातु, हम अभी थोड़ा ही देर पहले बताए थे, धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और धातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उसके फलस्वरूप ही लवण बना है। दोनों को फलस्वरूप बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। याद रखेंगे, बात बराबर है। आयनिक यौगिक को क्या गुण धर्म है वह देख लेते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है इसका देखिए। धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, यह भंगुर होता है। यह देखिए, धन आयन और ऋण आयन के बीच जो बल लग रहा है, जो स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो बल लग रहा है वो काफी मजबूत होता है, इसलिए कभी भी फोड़ेंगे, नमक का ढेला भी फोड़ेंगे तो वह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? भंगुर होता है, मतलब बिखर जाएगा। हम भंगुर का मतलब हम शुरू में ही बताए, पहले वीडियो में ही बताए कि जिस पर हथौड़ा मारने से वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, उसे हम भंगुर कहते हैं। और देखिए, इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। देखिए, धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसके बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए? इसको देखिए, इस जब दोनों के संपर्क में आकर यह लवण बनाया तो इसको आपको गलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच मजबूत बंधन बन जाता है। समझ गए? उच्च क्वथनांक एवं गलनांक दोनों होता है। देखिए, सबसे ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड को होता है, जब लगभग 3000 सेल्सियस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जिसको आप क्या कहते हैं, चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए? कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऐसा तत्व है जिसको 3000 सेल्सियस पर गर्म करने पर उसका पिघलेगा। समझ गए? पिघलेगा नहीं तो वह नहीं पिघल सकता है, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर चाहिए। आगे आइए, घुलनशीलता। अब इसका गुण क्या है, किसका गुण पढ़ रहे हैं? रासायनिक बंधन में आयनिक बंधन क्या है उसका गुण कहते हैं, पढ़ रहे हैं, या वैद्युत संयोजन का गुण पढ़ रहे हैं। क्या क्या गुण होना चाहिए? ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, जैसे यहाँ नमक बनाते नहीं घुलेगा, 100% घुल जाएगा या घुलनशील, लेकिन पेट्रोलियम, केरोसिन, बेंजीन इत्यादि कार्बनिक यौगिक घोलक में अघुलनशील होता है, लेकिन इस सब में अघुलनशील होता है, लेकिन जल में घुलनशील होगा। समझिए? देखिए, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक प्रायः विद्युत के चालन करता है। आयनिक यौगिक क्या करेगा? विद्युत के चालन करेगा, सुचालक होगा विद्युत के। यह भी यह बात याद रखेंगे। तो ये छोटा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? तो इसका एक लाइन में उत्तर दे दीजिएगा। क्योंकि इसका घुलनशील अभी लिखे हैं ना, इसमें इसका गुण ही लिखे हैं कि नमक में जो है, यह देखिए दोनों आयनिक बंधन ही बनाए हैं, सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाए हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके लवण बनाए हैं, तो लवण बनाया है तो यह विद्युत का उसमें सुचालक होगा। यहाँ लिख दिए हैं विद्युत का सुचालक होता है प्रायः सब लगभग। तो नमक को जल में
डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है। नमक के जब हम अथी में डालेंगे जल में तो वह टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका मजबूत बंधन होता है। अभी बताएं शुरुआत में ही इसका गुण बना है, इसका आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, समझिए, यह टूटता नहीं है, जिसके कारण नमक का विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि यह चीनी उसमें डालेंगे तो वह टूट जाएगा। चीनी क्या होगा, टूट जाएगा, जिसके कारण यह विलयन चीनी के विलयन में विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आप लोग चेक नहीं करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे विनती करता हूं कि आप लोग चेक नहीं करेंगे, यानी जो चीनी का विलयन मिला देंगे और उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, आप करंट मार देगा तो फिर हमको कहिएगा कि सर हम ही बताए थे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यह सब लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं, आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, इतने तक ही रहना है, बाकी आपको प्रयोग नहीं करना है, समझिए। प्रयोग करने के लिए आपके टीचर महोदय सरकारी स्कूल में है, वहां करके दिखाएंगे, चाहे आप बड़े क्लास में जाएंगे, वहां प्रयोगशाला होता है तो उसमें आपको दिखाया जाएगा, अभी आप नहीं कीजिएगा, समझिए। आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है, देखिए अभी हम ही बताए थे, यह भंगुर होता है, यह इसका आकर्षण बल मजबूत होने के कारण यह भंगुर होता है। सॉरी बच्चों, पता नहीं सर्दी खोसी हो गया है। भंगुर होता है, वही लिखा है कि क्यों भंगुर होता है, क्योंकि उसका आयन बल मजबूत होता है। देखिए, क्योंकि आयनिक यौगिक निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक भंगुर होता है। दोनों अपोजिट से होता है, धन आयन और ऋण आयन, एक त्याग करने वाला एक ग्रहण करने वाला से होता है, जिसके कारण उसके बल जो है मजबूत हो जाता है, इसलिए वह क्या होता है, भंगुर होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे आइए, आयनिक यौगिक को गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, यह भी क्वेश्चन, अभी तो उसका गुण बताए थे, वही क्वेश्चन है। आपके अगर सर पूछेगा तो कैसे बताएंगे, तो हम जो बता रहे हैं ना, हम आपको गारंटी लेता हूं 100%, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन लेवल नहीं, हम समझा आपको कहते हैं, क्वेश्चन ही नहीं बताते, आपका पूरा चैप्टर का सारांश बता रहे हैं, समझ गए। इतना पढ़ लेते हैं तो काफी है। देखिए क्या कहता है, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, बता चुके हैं, अभी तुरंत बताया है। देखिए ना, आयनिक यौगिक का जो भी गलनांक एवं क्वथनांक होता है उच्च होता है, यहाँ हम आपको बताए हुए हैं, वही क्वेश्चन वहां आया है, समझ गए। तो यहाँ समझाए हैं, वहां क्वेश्चन के रूप में है, समझ गए। तो क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन ऋण आयन से होता है, जिसके कारण उसका ये मजबूत होता है, क्या होता है, बल जो होता है मजबूत रहता है, जिसके कारण गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए यह भंगुर भी होते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। अब दूसरा जो प्रकार बताए थे रासायनिक बंधन का, सहसंयोजी बंधन, यह समझिए, बहुत सुंदर से समझ गए। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब कोई इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, हिस्सेदारी से जब कोई बंधन बनता है तो उसे हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं, समझ गए। जब दो परमाणु, समझ गए, दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है, मतलब साझेदारी होता है, तो हम उसे सहसंयोजी बंधन के, सह मतलब सहयोग करके, संयोजी मतलब मिलकर बंधन बनाना, समझ गए। तो सहसंयोजी बंधन तब बनता है जब वे ऐसे परमाणु आपस में जुड़े जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही सहसंयोजी बंधन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसकी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलिए, 2 4, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 72 कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये कभी भी यह 4 नहीं तो किसी को दे सकता है, नहीं तो ले सकता है। इसीलिए यह जो होता है, यह सहसंयोजी बंधन बनाएगा। यह क्या करेगा, ये अपना कक्षा पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए थे आपको, बिंदु, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इसकी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बिंदु के द्वारा हम दिखा सकते हैं। अब हुआ कि यह साझेदारी करता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉन भी 1 रहेगा। देखिए, 1 किया तो 5 हो गया, अभी भी नहीं पूरा पाया, तो फिर दूसरा हाइड्रोजन से साझा करता है, तो तीसरा है। इसी प्रकार यह 4 हाइड्रोजन से यह सहसंयोजी बंधन बनाता है, जिसमें दोनों को कमी है। देखिए ना, यहाँ बोले सहसंयोजी बंधन तब होता है जब दोनों परमाणु आपस में जुड़े एवं जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें भी कमी है 4 इलेक्ट्रॉन की, कार्बन में भी और हाइड्रोजन में भी 2 कमी है। तो अब क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन का भी सबका अपना कक्षा पूरा हो गया, 2 ही रहता पहली कक्षा में, पूरा हो गया। अब कार्बन का भी पूरा हो गया। देखिए ना, आपका कार्बन का भी अभी हम पूरा कर देते हैं। देखिए, आप इसका भी सहसंयोजी भी है तो उसका भी ना यूज करेगा, इसका भी यूज करेगा। देखिए, 2 4 6 8, कार्बन के भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन के भी पूरा हो गया। यही कहलाता है सहसंयोजी बंधन। तो इसीलिए C2 यहाँ कहते हैं, C2 सॉरी बच्चों, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कार्बन सहसंयोजी बंधन के रूप में जुड़ा हुआ है। उस प्रकार कोई और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के ले सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आप जानते हैं कितना है, 8 है। अब इसकी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8, 2 नहीं 2 6, क्योंकि इसको 8 होना है। तो यह क्या करेगा, यह अपने से भी सहसंयोजी बंधन कर लेगा। कैसे, देखिए यह ऑक्सीजन है, इसकी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, कितना 6 है। तो 6 को हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के द्वारा दर्शा दिए। अब ये चाहेगा तो हाइड्रोजन से भी ले सकता है, सहसंयोजी बंधन कर सकता है, चाहे यह आप अपना से भी कर सकता है। एक दूसरा ऑक्सीजन आएगा, कहेगा भैया तू सहसंयोजी कर ले, इसमें भी 6 है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखिए यह इसके वाला लेकर यह पूरा कर लेगा कक्षा 8, आई इसके वाला लेकर यह पूरा कर लेगा कक्षा। इसीलिए ऑक्सीजन में हमेशा O2 लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो O का सिर्फ संकेत होता है, लेकिन O2 क्यों लिखा जाता है, तो दोनों आयनिक बंधन से जुड़ा हुआ रहता है, तब वह लिखाता है। उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आप समझ गए होंगे बहुत ही सुंदर से, इसमें कोई भी चीज सोचने की जरूरी नहीं है। देखिए यहां भी एक चीज और भी याद रखिएगा, अधातु और अधातुओं के बीच सहसंयोजी बंधन होता है। सहसंयोजी बंधन किसके बीच होता है, दोनों अधातु रहता है। लेकिन हम आयनिक बंधन की बात करें तो उसमें बताए थे एक धातु होता है, एक अधातु होता है, अभी तुरंत बताया है, वह भी याद रखेंगे आप लोग। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंधन के प्रकार। देखिए आप सहसंयोजी बंधन के प्रकार भी पढ़ लेंगे। सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होता है, बहुत अच्छा से आप पढ़ सकते हैं। एकल सहसंयोजी बंधन, जब 2 परमाणु के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, कार्बन ले लीजिए, कार्बन में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है। कार्बन में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 है, तो इसमें क्या होगा, एकल सहसंयोजी बंधन बनाएगा, क्योंकि यह जो है हाइड्रोजन से साझा करेगा। यहां देखिए 4 हाइड्रोजन से साझा करेगा, तो देखिए ना एकल सहसंयोजी बंधन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए एक एकल सहसंयोजी बंधन एक ही गुण बन रहा है, एकल सहसंयोजी, इसीलिए हम लोग यहाँ देखिए सजाए भी हुए हैं, या क्या हो रहा है, एकल सहसंयोजी बंधन बन रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ। समझिए। अब समझिए द्विसहसंयोजी बंधन क्या है, तो डबल बॉन्ड इसको कहते हैं, सिंगल बॉन्ड इसको कहते हैं। जब 2 परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को द्विसहसंयोजी बंधन या डबल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया। वहां एक ही इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रहा है। देखिए 4 गुण भलो हम लिए हैं, लेकिन इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझा नहीं हो रहा है हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन से। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा करेंगे। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, तो इसकी 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के द्वारा दर्शा दिए। अब यह क्या होगा, यह फिर दूसरी ऑक्सीजन से साझा करेगा, तो इसमें भी 6 है 72 कक्षा में। तो देखिए इसको पुराने के लिए डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ा कि नहीं। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड, यह दोनों साझा करेगा, तभी इसका 8 होगा और इसका भी 8 होगा। समझ रहे हैं, इसका भी 8 होगा, यही डबल बॉन्ड होता है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जिसे त्रिक सहसंयोजी बंधन भी कहते हैं। तो जब 2 परमाणु के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझा हो तब त्रिक सहसंयोजी बंधन कहते हैं। आपको यह N2 क्यों लिखा जाता है, यह भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह 2 ही से सहसंयोजी बंधन कहलाता है। अब कहिएगा कोई बच्चा कि सर n का परमाणु संख्या क्या होता है, यही एगो दिक्कत होता है। तो हम आपको शुरू में ही बताए थे, आपको सबको याद रखना है, सब कम से कम 30 तक आपको याद रखना है। जैसे हम आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका देखिए पीरियोडिक टेबल आप अपने खरीद लीजिए और क्या कहते हैं उसको रख सकते हैं। समझिए, जैसे यह पीरियोडिक टेबल है ना, ये बाजार में बहुत सस्ता में मिलता है, आप रख के देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन लिथियम, देखिए ना हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 7 है। बहुत अच्छा से आप याद कर सकते हैं। यह आप यदि आप रखते हैं ना, इसको बड़ा भी करके हम आपको दिखा देते हैं, देखिए है ना, इसको छोटा करके भी रख सकते हैं। समझ गए, इतना बात आप ही याद रखेंगे कि इसका परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या यदि 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 7 होगा। तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, तो इसकी दूसरी कक्षा में पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह की करेगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लिखेंगे ऐसे, बात है, हम देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। एक और इससे संयोजन करेगा, किससे संयोजन करेगा, अभी आपको दिखा के कहते हैं, नाइट्रोजन से संयोजन करेगा। तो जब करेगा ना, तो इसमें भी तो बाहरी कक्षा में 5 है बाहर की कक्षा में, तो यहाँ 2 ऐसे सजा। देखिए इसमें 3 बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना,
तब नहीं इसका 8 हो जाएगा और इसका भी 8 हो जाएगा, समझ गए, आराम से हो जाएगा 6 2 8, इसका भी 6 2 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना बात याद रखते हैं तो बहुत सुंदर है, नहीं याद रखते हैं तो दिक्कत होगा आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ समझाया भी गया है आपको, लेकिन छोटा है इसलिए हम दोबारा बताए हैं। तो जो गहरा कॉन्सेप्ट है उसको तो हम बताएंगे ही नहीं। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है दोनों में अंतर, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन में अंतर क्या है, यह भी हम लोग देखेंगे। देखिए आयनिक बंधन इधर लिखिएगा, सहसंयोजी बंधन इधर लिखिएगा, आप क ख यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। आप हम लिख दिए भलो, लेकिन आप क ख चाहे रोमन में 1 2 3 लिखिएगा तो सुंदर लगेगा, समझ गए। यह देखिए लिखा नहीं है, 5 लिख देते हैं। यह धातु और धातु के संयोग से बनता है। आयनिक यौगिक हमेशा धातु और एक धातु के द्वारा एक त्याग करने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाला होता है, तभी आयनिक बंधन बनता है। जबकि यह दोनों अधातुओं के बीच संयोग होता है। यह क्या होता है, अधातु। देखिए नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, हम बताए थे। इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि इसका द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है। अंतर में यही होता है, एक याद कीजिएगा दूसरा याद हो जाएगा। ये जल में विलय होता है, जल में अविलय मतलब विलय नहीं होता है, याद रखिएगा। यह कार्बनिक विलयक में अविलय होता है, जैसे कि रासन तेल में यह नहीं घुलता है, बेंजीन एसिटिलीन में नहीं घुलता है, जबकि यह कार्बनिक विलय में विलय होता है। देखिए जो चीज इधर होगा वो चीज उधर नहीं होगा, उल्टा होगा, साफ याद रख लीजिएगा। यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। यह जब द्रवित अवस्था में रहता है, जब विलय की अवस्था में रहता है, विद्युत इसमें प्रवेश होता है, जबकि यह विद्युत का कुचालक होता है। सहसंयोजी बंधन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यदि यह विद्युत का कुचालक नहीं हो तो ऑक्सीजन अपने अपने साथ सहसंयोजी बंधन बनाता है कि नहीं बनाता। अभी बताए थे ऑक्सीजन में 72 कक्षा में परमाणु की संख्या 6 है, तो यह जो डबल बॉन्ड बनाता है, यह तो ऑक्सीजन सब जगह है, तो विद्युत तार खुला हुआ ही रहता है पोल पर, देखिएगा तो उससे आपका नहीं विद्युत लग जाएगा, सब कोई भी चलेगा उसको रास्ते में करंट मार देगा, समझिए। इसीलिए यहाँ विद्युत का कुचालक लिखा गया है। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए। आगे आइए, प्रकृति में अधातुओं में उपस्थिति। अब समझिए, अब जो पढ़ेंगे हम लोग बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा उधर था तो आप नहीं ध्यान दीजिएगा संकेत पर के, और कुछ पहले से कम पढ़े होंगे तो दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, समझ गए। कहते प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति क्या क्या है। मुक्त अवस्था में देखिए कौन कौन मिलता है। जब कोई धातु प्रकृति में अकेले पाए जाते हैं तो उसे मुक्त अवस्था में कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम, एजी क्या है, एयू क्या है, सोना, एजी क्या है, चांदी, पीटी क्या है, प्लेटिनम। यह तीनों जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें कोई भी चीज मिला हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसे कहते हैं प्राकृतिक में पाए जाने वाले धातु जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, समझिए, इसलिए कहते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु देखिए यह अकेले पाया जाता है तो मुक्त अवस्था में, और जब 2-3 लोग साथ पाया जाएगा तो उसे संयुक्त अवस्था में कहेंगे। संयुक्त मतलब एक साथ। जब कोई अधातु प्रकृति में अकेले नहीं, प्रकृति मतलब जहां खदान में या समझिए या धरती पर पृथ्वी पर अकेले नहीं बल्कि किसी धातुओं के साथ पाया जाता है, उसे संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अकेले पाया जाता है तो मुक्त अवस्था, अगर साथ में पाया जाता है संयुक्त अवस्था। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम CO3 को पढ़ने सिखाए थे, कार्बोनेट पढ़ेंगे। Ca कैल्शियम हो गया, HGS मरकरी सल्फेट, समझ गए, मरकरी सल्फेट, समझ गए। अब देखिए इतना बात आपको समझ में आ गया है तो हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की भूपट्टी मतलब पृथ्वी की सतह है, धातु के मुख्य स्रोत क्या है यह हम बताए थे। यह भी मुक्त अवस्था में कौन जो कोई अकेले पाया जाता है, जैसे सोना चांदी प्लेटिनम, यह अकेले पाया जाता है उसे मुक्त अवस्था में कहते हैं। संयुक्त अवस्था में जब कोई अकेले नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में जोड़ा पाए, 2 या 2 से अधिक धातु एक साथ पाए जाते हैं उसे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और पारा हो गया, सल्फाइड हो गया, Hg पारा सल्फाइड हो गया। अब पढ़ेंगे धातुओं का मुख्य स्रोत है, कहां से वह प्राप्त होता है। पृथ्वी के भूपट्टी पर, कहां से, भूपट्टी पर, पृथ्वी के सतह पर। हम आप पढ़ेंगे भूपट्टी क्या है, यही पढ़ रहे थे कि बस आप हो गया, समझ गए। तो यहां से हम लोग फिर से बढ़िया से सुंदर से पढ़ेंगे भूपट्टी क्या है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कर, पृथ्वी जो है ना उसके ऊपरी परत को हम लोग भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी पे परपट्टी में भूपरपट्टी होगा, यहाँ भूपरपट्टी में रहने वाले धातु की प्रतिशतता मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु की कितना प्रतिशतता है, कौन सी धातु को कितना पाया जाता है वह देखिए। अल्युमिनियम जो है 7% है पृथ्वी पर, कैल्शियम जो है 3%, पोटासियम जो है 2.5%, टाइटेनियम है 0.6%, आयरन है
4%, सोडियम है 2.5%, मैग्नीशियम है 2%। तो ये अगर याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, समझ गए, सोडियम क्लोराइड और क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये देखिए NaCl2 और MgCl2, NaCl कहिए या MgCl कहिए, बात पर 2 नहीं भी दीजिएगा चलेगा, समझ गए। यह जो है समुद्री जल में पाया जाता है, इतना बात याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है, क्योंकि यह हरा होता है, समझिए। उसके बाद कहता है भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो तत्व या यौगिक पाया जाता है, देखिए यह तत्व है ना, यह यौगिक है ना, या इसको हम क्या लोग कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज क्या है, एक एक शब्द के डिफिनेशन देंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यह नहीं कि ये सर क्वेश्चन बता रहे हैं, हम बहुत सुंदर से बता रहे हैं, समझा समझा के बता रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। कहते हैं वही लोग सफल होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, नहीं ना कि ऐसे मेहनत करते। मेहनत तो ठेला चलाने वाला भी करता है, लेकिन क्या उसको उतना सफलता मिलता है, नहीं मिलता है, समझ गए। स्मार्ट वर्क कीजिए, जो जरूरी है उसको पढ़िए, तभी आप बिहार बोर्ड में टॉपर कर सकते हैं। पिछले साल हम आपको बताएंगे नहीं, हम चाह रहे हैं कि मेरे संस्थान से ही बच्चा टॉप हो, तभी हम अपने बच्चा को इंटरव्यू डालेंगे। नहीं तो देखिए दोस्तों, तो खरीद बिक्री करके डाल देता है, हम ऐसा नहीं करते। पिछले साल भी हमारे संस्थान से 470 प्लस बच्चा नंबर लाया था, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं टॉप कर गया था। खास करके मेरा ही बेटी 450 नंबर आया था, जिसका प्रतिभा नाम है, समझिए। इस सब के बारे में जिसको हम आपको छोटा सा डाले भी हैं, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता, हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ना आपको बहुत सुंदर से, यह सब ऑफलाइन की बात है। ऑनलाइन में तो मेरे पास अभी बहुत कम है, आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बच्चा हो जाएंगे। तो हम आपसे वादा करता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्यादा रहे चाहे कम रहे, आपको यह सेवा देते रहूंगा हमेशा, समझ गए। आइए कहते हैं खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज ऐसे भौतिक धातु पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खनिज कहां से खोद कर निकाले जाते हैं, खान से। खान कहाँ है कि पृथ्वी के सतह के नीचे है, या पृथ्वी के सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खदान कहते हैं, या पृथ्वी के सतह में जो भी धातु है उस सबको हम लोग खनिज कहते हैं, समझ गए। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ का नाम लिखें, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि आप लिख दीजिएगा, समझ गए। कहीं आप कुछ खनिज पदार्थ का नाम लिखे तो लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इतना लिख दीजिए। अयस्क क्या है, अब हम करेंगे अयस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त होते हैं वह अयस्क कहलाते हैं। जो हम भूपर्पट्टी पर जो खान से खोदे जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। लेकिन खोद कर लाए, अब उसको आप मान लीजिए कोई चीज खोद कर लाए, मान लीजिए लोहा चाहे कुछ लाए हैं, लोहा में कुछ और चीज मिला हुआ है, वो लाए हैं। अब उसको हमको शुद्धिकरण करने में ही लग गया रुपया, 50,000 रुपया लग गया, और 50,000 का उस सामान भी नहीं निकला, मार्केट में 50,000 का वैल्यू भी उसका नहीं है, तो क्या हुआ, अयस्क कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यानी यह इसको अगर लोहा हम निकाले हैं, इसमें कुछ अशुद्धि है, इसको शुद्ध करने में 10,000 रुपया लगा और बिका 20,000 में, तो समझिए यह अयस्क कहलाएगा। यानी आसानी से धातु, देखिए लिखा हुआ है वे खनिज, अयस्क हम आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज जो आसानी से, देखिए वे खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। जो भी खनिज है क्या वो सब अयस्क होगा, नहीं होगा। सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, क्योंकि कुछ खनिज तो अयस्क हो भी नहीं सकता है, नहीं भी बन सकता है, समझ गए, इसलिए लिखा गया है। अयस्क कई प्रकार के होते हैं, आप समझिएंगे। हम अयस्क उसमें अशुद्धि जो मिला हुआ रहता है कई प्रकार के होता है, उसका प्रकार देख लेंगे। देखिए ऑक्साइड अयस्क क्या होता है, वैसे देखिए नाम से, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। वैसे अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित हो गया, जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड, इसको कोरंडम भी कहते हैं, हेमाटाइट भी कहते हैं। यहाँ देखिए आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट आयरन ऑक्साइड, समझिए क्यूपराइट मतलब कॉपर ऑक्साइड, क्यूपाइड को प्राइडट कह सकते हैं। तो हम कॉपर सल्फेट, इसको रासायनिक नाम ही कह सकते हैं, सल्फर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड सॉरी बच्चों, सल्फेट ना एस रहेगा, एस सल्फर का होता है, यह वो है ऑक्साइड। और हम पढ़ ही रहे हैं ऑक्सीजन सल्फेट, ऑक्सीजन अयस्क, तो जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपलब्ध हो उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आसान है। कितना आसान है केमिस्ट्री, आप देख रहे हैं ना।
देखिए सल्फाइड अयस्क, जिसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर हो उसे हम सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जो ऐसे अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित हो उसे हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे आयरन सल्फेट सल्फाइड, देखिए कॉपर सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लांस यानी कॉपर सल्फाइड, सिनेबार HGS मतलब पारा सल्फाइड, जिंक सल्फेट, समझ गया। यह सब आप सल्फेट सल्फाइड कह सकते हैं। जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में हो सल्फर सल्फाइड अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में है उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। बस इतना। कार्बोनेट अयस्क, जिसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन हो, वैसे अयस्क जिसमें अशुद्धि धातु के साथ अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बन अयस्क कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 समझिए कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, केलेमाइनर यानी जिंक कार्बोनेट इसको कहते हैं, समझिए रासायनिक नाम में। तो जिसमें जो चीज है तो परिभाषा बहुत आसान है। देखिए हेलाइड अयस्क क्या है, यह पर ही पूछा भी जाता है, सब पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं पूछा जाता। वह ऐसे अयस्क जिसमें धातु तथा धातु के साथ शुद्धि के रूप में हेलोजन यानी क्लोराइड, देखो हेलोजन किस किस गैस को कहा जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सब चारों को क्या कहा जाता है, हेलोजन हो कहते हैं। जिसमें अशुद्धि के रूप में हेलोजन उपस्थित हो उसे हम हेलोजन अयस्क कहते हैं। और कौन कौन होता है हेलोजन में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, याद हो जाएगा, दो तीन बार करिएगा। तो जैसे रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, फ्लोस्पार यानी सोडियम कैल्शियम, समझ गए, कैल्शियम CaF2 समझ गए। यह आप याद रखेंगे तो बहुत सुंदर से आपका हो जाएगा। आप एक ही उदाहरण लिखिए, यह अगर याद नहीं हो रहा है तो नहीं लिखिए, या तो हम कई बार बताए NaCl नमक का लवण है, तो समझ गए इसको रॉक सॉल्ट नहीं रखिएगा, सोडियम क्लोराइड तो याद रख सकते हैं, समझ गए। इसमें अशुद्धि के रूप में क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, यह सब रहे, फ्लोरीन रहे, यहाँ देखिए सोडियम फ्लोराइड है, यहाँ क्या है एप्सो फ्लोराइड, फ्लोरीन है ना, फ्लोराइड इसको पढ़ेंगे, फ्लोरीन पढ़ेंगे, समझ गए। तो अशुद्धि के रूप में यह चारों तत्व जिसमें रहेगा उसको हम हेलाइड अयस्क कहेंगे, हेलाइड अयस्क कहेंगे। हेलाइड इडवा है, ऐसा नहीं वो समझिएगा, हेलाइड समझिए हेलाइड अयस्क कहते हैं, यह भी आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म क्या है, यह भी बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे। धातु कर्म होता क्या है तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए धातु कर्म क्या होता है यह ध्यान से देखेंगे हम आप लोग। तब पूछा जाता है, सबसे क्वेश्चन कह रहा है धातु कर्म किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अयस्क, देखिए अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की पूरे प्रक्रम को ही धातु कर्म कहते हैं। अभी हम अयस्क के बारे में पढ़े थे कि अयस्क कौन कौन सी होती है। अयस्क किसे कहते हैं कि जो कम खर्च में खनिज से अयस्क प्राप्त करे उसे हम अयस्क कहते हैं। बहुत प्रकार का अयस्क होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा था ऑक्साइड अयस्क, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें हम सल्फर मिल रहा था सल्फाइड अयस्क, जिसमें हेलोजन मिल रहा है हेलोजन, जिसमें कार्बोनेट मिल रहा है कार्बोनेट अयस्क कहते हैं, समझ गए। इतना बात आप को पढ़े थे, उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। देखिए अयस्कों से वह देखिए यह हम बताए थे ऑक्साइड अयस्क से कैसे धातु हम बनाएंगे, उसको अलग करेंगे ऑक्सीजन को कैसे, तो वही कहता है अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है अयस्क से, अयस्क देखिए अयस्क जो भी है उसमें तो शुद्धिक रूप में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, उसको अलग करने की प्रक्रम ही क्या कहलाता है, पूरे प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म के सिद्धांत निम्न है, क्या क्या सिद्धांत है याद रखेंगे। अधिक क्रियाशील धातु को वैद्युत घटन विधि से अलग किया जाता है। अधिक जो क्रियाशील धातु है उसको किस विधि से अलग किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि से अलग किया जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। अब बीच के धातु जो न तो अधिक क्रियाशील है न ही कम अभिक्रियाशील है को उसे भर्जन या निस्तापन विधि द्वारा अलग किया जाता है, यह भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। उसे क्या जो अधिक क्रियाशील है उसको विद्युत अपघटन विधि से हम अलग करेंगे, ऑक्साइड से अयस्क से धातु निकालेंगे, लेकिन जो बीच में है और जो कम है उसको हम भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा अलग करेंगे। यह दोनों विधि आपको पूछा जाता है, वह भी पढ़ेंगे। और अंतिम में स्टार देख लिखा हुआ है, कम क्रियाशील धातु को गर्म करके हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जो कम क्रियाशील धातु है उसको गर्म करने मात्र से हम लोग को अयस्क प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे गैंग क्या है। यह गैंग वो नहीं है कि आप चोरी करने वाला गैंग, डकैती करने वाला गैंग, यह गैंग की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ है अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती है, उसे हम गैंग कहते हैं। अशुद्धि के रूप में जो भी अयस्क में अशुद्धि मिला हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। लेकिन छोटा छोटा अगर मिला हुआ रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। इतना बात आप याद रखें।
देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अयस्कों को संघनन कैसे किया जाता है, यानी इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, यानी इसको अलग कैसे किया जा सकता है। संघनन मतलब अलग कहिए या इसे शुद्ध कहिए, कैसे किया जाता है। संघनन क्या है या देखिए, अयस्कों को साफ सुथरा करने के पूरे प्रक्रम को ही हम अयस्कों का संघनन कहते हैं। इससे पहले भी हम आपको बताए थे धातु कर्म लगभग इसी से पूरा मिलता जुलता है। अयस्कों को धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं और अयस्कों से साफ सुथरा के पूरे प्रक्रम को ही अयस्कों का संघनन कहते हैं। अयस्क से वो शुद्धि हटाने की क्रिया को हम अयस्कों को संघनन कहेंगे। आप समझिए, यह जो इंपॉर्टेंट है यह आपको याद रखना होगा। सब इंपॉर्टेंट है, जितना है कई बार पूछा गया है। अयस्कों का संघनन क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार के होता है यह देख लीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्कों का संघनन किया जाता है। अयस्कों को संघनन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, अयस्कों का संघनन हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं और वह जितना भी प्रकार है हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रकार है उसके बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़, जैसे जैसे हाथ से चुनकर, यह आप बहुत भली भांति जानते होंगे। दाल चाहे चावल में घर में आप देखते होंगे उसमें कुछ कंकर है तो पहले हम चुन के निकाल देते हैं। उसी प्रकार वैसे अशुद्धि जो आकार में बहुत बड़ा हो उसके लिए वह विधि प्रयोग में लाई जाती है। मतलब उसको चुन कर अलग कर दिया जाए। आकार में अगर बड़ा बड़ा रहे तो दिखेगा कि अशुद्धि है अयस्क है, तो उसको चुन कर मतलब अलग कर लेंगे, बस शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। समझिए, शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। दूसरा है चलनी या चाल कर। आप देखे होंगे घर में कभी केरा और जैसे मटर और सरसों दोनों एक साथ को आप दौनी कर लीजिए, चाहे उसको जैसे भी कहिए दोनों मिला हुआ है तो उसको आपको चलनी से चाल कर मटर और क्या कहते हैं सरसों को अलग आप कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए, बहुत छोटे अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं हो, जो हाथ से चुनना संभव है तो हाथ से चुनकर अलग कर लेंगे, जो हाथ से चुनना संभव नहीं हो उसे चलनी से हम चाल कर अलग कर सकते हैं। दो विधि तो आपको ऐसे हो गया। इसको संघनन हम कौन विधि से कर सकते हैं, हाथ से चुनकर, चलनी से चाल कर, और तीसरा देखिए ओसाई के द्वारा। ये तो आप घर में बहुत देखे होंगे। देखिए, यह एक महिला जो है आप ऊपर से गिरा रहा है इसमें जो भूसा होगा वो दूर चल जाएगा, हवा के कारण दूर चल जाएगा। जो इसमें ओरिजिनल अयस्क होगा यहीं पर बैठ जाएगा और जो अशुद्धि होगा वह दूर चल जाएगा। यही ओसाई विधि हो गया। इस विधि से अयस्क भारी होता है, यानी जो गेहूं से भूसा अलग करना, गेहूं भारी होता है कि नहीं होता, हो भी करता है, भूसा हल्का होता है। वही उदाहरण आप ले लीजिएगा। अयस्क भारी एवं अशुद्धि हल्का होता है, जिसके भारी अयस्क वही रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है। हवा में क्या करता है, उड़ जाता है। सो गया ओसाई द्वारा। अगला विधि हम पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। क्या है, बहुत आसान है। इस विधि से अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होता है। जिस प्रकार से ओसाई किए ना उसी प्रकार से यह भी होता है। इस विधि से अयस्क क्या होता है, भारी, और जो उसमें अशुद्धि मिलल रहता है वह हल्का होता है। इसमें अयस्क का महीन चूर्ण किया जाता है। जो अयस्क है अशुद्धि मिला हुआ है उसको छोटा छोटा चूर्ण कर लिया जाता है। चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं, समझ गए, यह रख दिए हैं, ठीक है, रख दिए। उसके बाद उस पर जल का प्रवाह किया जाता है। रखने के बाद इस पर जल प्रभाव किया जाता है, मतलब जल की धारा दिया जाता है। उसके बाद उस पर जल का प्रभाव किया जाता है जिससे अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाती है। जैसे ही यहां से देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी अयस्क है, सुनिए, अयस्क है इसको महीन चूर्ण कर लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाकर घोल करके यहां से आप अगर गिराइएगा तो ये बना हुआ कैसे जानते हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। यहां से जैसे ही पानी बहाइएगा तो जो भारी चीज है यहाँ बैठ जाएगा और जो जल है इधर चल जाएगा। जो भारी चीज है यहाँ पे देखिए, यहाँ भारी चीज बैठ गया है, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यह जो बैठ गया अयस्क बैठ गया और अशुद्धि इसमें आपका गिर के आ गया। यही है द्रव चलित विधि। मतलब द्रव यानी पानी को चलाकर भी अयस्क को अलग कर सकते हैं, उसे हम द्रव चलित विधि कहेंगे। आगे विधि हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी हम आपको बताते हैं, देखिए ना, आपको बताते हैं, इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देता है। हॉपर क्या होता है, देखिए, आटा पीसने वाला मशीन देखे हैं, आटा पीसने वाला मशीन ऐसे होता है, समझिए। आप जो भी अयस्क है ऐसे रहता है, इसमें आप गेहूं डालते होंगे, यहाँ से आपको निकलता होगा थोड़ा थोड़ा, उसी प्रकार से यह हॉपर में महीन चूर्ण करके इसमें रख दीजिए। और उसके बाद जब मोटर की सहायता से बेल्ट घुमाया जाता है तब यहाँ पर एक बेल्ट लगा दिया जाएगा, यहाँ पर एक बेल्ट लगा दिया जाएगा और इस पर महीन चूर्ण जब गिरेगा ना, बेल्ट लगाने के बाद देखिए क्या होता है, बिना चुंबक गुण वाले पदार्थ आगे गिर जाता है और चुंबकीय गुण वाले पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धि को अलग किया जाता है। यहाँ जैसे आपको फिर से हम समझाते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कितना आसान है आप समझिए। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, चुंबक के द्वारा हम लोग अलग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण में हम लोग चुंबक के द्वारा अलग करेंगे। मान लीजिए यह हॉपर है,
इसमें आप अयस्क का महीन चूर्ण डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक बेल्ट लगा देंगे चुंबक वाला, और जैसे गिराएंगे यहाँ मोटर लगा हुआ है तो इस पर जैसे जाएगा ना, जो धातु है जो अयस्क है वह इसमें बेल्ट में चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि यह तो चुंबक है तो चिपक के यहाँ गिरेगा, लेकिन जो अशुद्धि है वह आगे चलकर यहाँ ही गिर जाएगा, क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं, क्योंकि यह इसमें चिपकेगा नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग चुंबकत्व, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबक के द्वारा अलग करना ही चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब आइए फेन प्लावन विधि। फेन मतलब जानते हैं, आप कभी झाग देखे हैं, जैसे सरफ साबुन को आप ऐसे हिलाइएगा पानी में तो देखिए फेन नहीं निकलता है, उसी विधि से हम लोग इसको अलग करने वाले हैं। अयस्क में जो भी अशुद्धि है अलग करेंगे। देखिए इस विधि से में अयस्क का महीन चूर्ण करके, देखिए हम तीन विधि में हमको चूर्ण बनाने के लिए बोले थे आपको, गुरुत्व पृथक्करण विधि और चुंबकीय विधि और फेन प्लावन विधि। सब में महीन चूर्ण पहले अयस्क को करके पात्र में डाल देंगे, किसी भी पात्र में डाल देंगे। तारपीन भारी तेल मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो अयस्क हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धि नीचे चला जाता है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। यह विधि किस अयस्क के लिए किया जाएगा? फेन प्लावन विधि सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, अगर वह पानी में मिलाएंगे और उसको हिलाएंगे ना तो सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाएगा, जैसे फेन ऊपर आ जाता है, और बाकी अशुद्धि है ना उसके नीचे रह जाएगा, तो ऊपर से आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। समझिए, सल्फाइड अयस्क का बाहर हो जाएगा। समझिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। समझिए, उसके बाद गलनिक पृथक्करण विधि, मतलब गला करके उसमें टेम्परेचर देकर। गलनिक पृथक्करण विधि क्या है पहले समझ लीजिए आपको, तब हम आपको बताते हैं। यह विधि में हम आपको बताना चाह रहे हैं गलनिक पृथक्करण विधि क्या है, यह आप समझिए कितना आसान है। मान लीजिए यह अयस्क है, यह खनिज से निकाला हुआ अयस्क है, इसमें अशुद्धि के रूप में कुछ है। जो अशुद्धि है न, अशुद्धि है उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, उसको 800 डिग्री सेल्सियस डालेंगे तब वह गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। लेकिन जिसमें जो अयस्क है, जो हमको काम का चीज है, जो हमको जरूरी है निकालना, उसका गलनांक मात्र 200 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे ये जो अयस्क है पिघल जाएगा, 200 डिग्री तक जाएगा तो अयस्क पिघलने लगेगा, लेकिन अशुद्धि नहीं पिघलेगा, वह वैसे रह जाएगा। उसको तो 800 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो जैसे पिघलेगा इसको दूसरा बर्तन में रख लेंगे, बस हो जाएगा प्राप्ति। समझिए, इतना ही आसान है। देखिए लिखा है गलनीकरण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि एक ऐसा विधि है जिसमें हम ऐसे अयस्क का संधारण करते हैं जहां अयस्क और अशुद्धि को गलनांक अलग अलग होता है, दोनों को गलनांक अलग अलग होता है। देखिए इस विधि में हम अयस्क का कण को पीसकर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने से अयस्क का कण द्रवित अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कम होता है, जबकि अशुद्धि ठोस अवस्था में ही रह जाता है। इसके बाद हम इसे एक ढालू नुमा तल के सहारे अयस्क के द्रवित कण के अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। बहुत आसानी से अलग कर लेंगे, कितना आसान है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वां विधि, निक्षालन विधि। क्या है? निक्षालन विधि। यह विधि भी समझिए, कुछ नहीं है, ये इतना कहिएगा भारी है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कहते हैं यह विधि वैसे अयस्क के लिए अपनाया जाता है जिससे अयस्क और अशुद्धि के गुण अलग अलग हो, जिसमें अयस्क और अशुद्धि का गुण ही अलग अलग हो, तभी हम निक्षालन विधि से कर सकते हैं। अर्थात एक जल में विलय हो और दूसरा जल में अविलय हो। मतलब यह निक्षालन विधि हम किसमें प्रयोग कर सकते हैं? एक जल में घुलनशील हो, एक जल में नहीं घुलनशील हो, तब हम यह विधि प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जल में विलय धातु को कण जल में घुल जाते हैं, जल में विलय धातु का कण क्या हो जाता है? घल जाते हैं, और अशुद्धि जल में नहीं घुल पाते हैं। फिर बाद में उस जल को छानकर गर्म करने से अयस्क प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ देखिए, यह अशुद्धि के रूप में यह जमा हो गया। इसमें जैसे जल में घुमाएंगे, यहाँ वायु देंगे, हवा देंगे, तो यह क्या करेंगे, हिल उल के जितना भी अशुद्धि है ना नीचे बैठ जाएगा, और यह जल में शुद्धि जो हमारा अयस्क है वह हो जाएगा। यह जल को क्या करेंगे, अलग से अब छान लेंगे, क्या अशुद्धि नीचे बैठ गया, छान के गर्म करेंगे ना जल को, तो जल उड़ जाएगा, जो हमारा अयस्क है वह प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, यही है निक्षालन विधि, बहुत ही आसान है। आगे हम पढ़ेंगे भर्जन या जारण किसे कहते हैं। हम कुछ ही देर पहले आपको बताए थे, यह बहुत जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पूछा भी जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से आप लोग देखेंगे। कहा जाता है, देखिए भर्जन या जारण क्या है समझिए। यह सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन या जारण कहा जाता है। समझ लीजिए, एक बार और समझिए भर्जन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI, इसको समझिए। समझिए, सब तो VVI है, लेकिन मोस्ट VVI समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI समझिए। कहता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे। देखिए सल्फाइड अयस्क जो भी है,
सल्फर जिसमें मिला हुआ है, देखिए जिंक सल्फेट है, समझ गए। इसको हम क्या करेंगे, अधिक तापमान पर गर्म करेंगे और यह ऑक्सीजन अयस्क में बदल जाएगा। यह ऑक्सीजन अयस्क में बदल गया, देखिए ZNO हो गया, क्या हो गया, ZNO हो गया और प्लस SO2 हो गया, समझिए इस बदल जाएगा और शुद्धियां बाहर हो जाते हैं। इस क्रिया को ही अयस्क में बदल जाता है। जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना तो यह क्या होगा, आपका अति बदल जाएगा। देखिए यह बदल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ गलत किया गया है, यहाँ कुछ आपका उल्टा पुल्टा लिखा गया है, देखिए ना, यह देखिए वो यहाँ जो है हम इसको हम जिंक बलेट को हम लिख देते हैं ZNS, यह जिंक सल्फेट है। इसमें क्या होगा, इसको अधिक ताप पर गर्म जैसे ही गर्म करेंगे यह क्या हो जाएगा, ZN, देखिए क्या हो जाएगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क बन गया अब प्लस H2O, यह उड़ जाएगा और शुद्धि के रूप में क्या कर रहा है, उड़ जाएगा। देखिए दिखा रहा है ना, ZNO बचेगा और उड़ जाएगा। इसमें आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कोई भी अगर जलाएंगे कोई भी चीज तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, यह समीकरण यह होगा, यह गलत है, समझ गए। यह थोड़ा सट गया है, सही नहीं है, यह बीच में ऐसे होगा, समझ गए। देखिए यह जैसे ही जिंक सल्फेट को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं भर्जन या जारण कहते हैं। इतना बात आप समझ गए। यहां भी सेम चीज पर क्रिया दिया गया है, दूसरा समीकरण है। देखिए पारा सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे तो पारा ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में उड़ जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे। इसी को हम भर्जन और निस्जारण कहते हैं। जो सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फाइड अयस्क के रूप में जो भी सल्फाइड अयस्क पाया जाता है उसको हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह बन जाएगा सल्फर, क्या कहते हैं, अयस्क के ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं। उसके बाद अब इसको आप गर्म करेंगे तो अपने आप उड़ जाएगा। वायु उड़ाना बहुत आसान है, हवा ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान है, समझ में। देखिए निस्तापन किसे कहते हैं, यह भी BBI है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से, देखिए अधिक ताप पर गर्म करना है यहाँ पर इसको सल्फाइड अयस्क को, लेकिन कार्बोनेट अयस्क को सीमित ताप यानी कम ताप पर इसको गर्म करने पर, कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होगा। उसमें ज्यादा ताप चाहिए भर्जन में, निस्तापन में कम ताप चाहिए। देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, यह कार्बोनेट है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है, गलत लिखा गया, कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को यदि हम वायु के उपस्थिति में यहां जलाएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, समझ गए। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को वायु के उपस्थिति, देखिए बढ़िया से लिखा नहीं है, हम ठीक से लिख देते हैं, Zn प्लस ZnCO2, जिंक कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में अगर सीमित कम ताप पर इसको गर्म करेंगे तो ZnO धातु के ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड उड़ता था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम अगर गर्म करेंगे COCO3 ऑक्सीजन उपस्थिति में सीमित मात्रा में तो यह बन जाएगा CaO का कैल्शियम ऑक्साइड प्लस COO बन जाएगा, समझ गए। CO2 बन जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए निष्पादन और भर्जन दोनों क्रिया एक भट्ठी की, जब भट्टी में की जाती है, यहाँ में जोड़ दीजिएगा, भट्ठी में की जाती है, जिसे परावर्तनी भट्टी, जिस भट्टी में यह दोनों क्रिया की जाती है उसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। याद रखेंगे परावर्तनी भट्टी किसे कहते हैं, तो कहिएगा निष्तापन और भर्जन दोनों क्रिया जो भट्टी में किया जाता है उसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में क्या हो रहा है, धातु ऑक्साइड के रूप में देखिए बदल रहा है, धातु ऑक्साइड के रूप में बदल रहा है, वही चीज लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। अब जो पढ़े हैं ना उसी में कुछ अंतर देख लेंगे। भर्जन और निष्तापन में अंतर क्या होगा, भर्जन निष्पादन। देखिए इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अधिक वायु के। यहाँ वायु का अनुपस्थिति समझिए, सीमित मात्रा यहाँ लिख दिए है, वायु हम लिख दिए हैं। सीमित मात्रा मतलब होता है छोटा सा, अधिक ताप पर गर्म करने से यहाँ सीमित मात्रा, वायु की सीमित मात्रा, थोड़ा सा वायु रहेगा उसमें, हवा की ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी नहीं रहेगा तो चलेगा, समझिए। इतना लिख दिए, सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह जो है सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में, यह जो है कार्बोनेट अयस्क के लिए गलत है, या वहां भी गलत था, कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अयस्क ऑक्सीकृत होता है, इसमें भी अयस्क क्या होता है, निर्जलीकृत होता है। इसमें क्या होता है, निर्जलीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है। इसमें क्यों निर्जलीकृत होता है, क्योंकि यह तो ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन इसको हम लोग निर्जलीकृत कहते हैं क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया होता है उसे निर्जलीकरण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहते हैं उसे ऑक्सीकृत कहते हैं, समझिए। क्योंकि यहाँ सीमित मात्रा ही वायु चाहिए, समझिए, कम मात्रा में वायु चाहिए
चाहिए, इसलिए हम निर्जलिक लिखते हैं। समझ गए, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। अब हम धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर लिए, अब इससे हम लोग धातु प्राप्त करेंगे बहुत आसानी से। देखिए ऊष्मा द्वारा अवकरण। अब धातु को से हम ऊष्मा से कैसे हम धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे, इसमें दो चीज मिला हुआ है, जैसे HgS तो सल्फर मिला हुआ है, जैसे हम कहेंगे HgO तो मरकरी ऑक्साइड है, तो इसको हम ऑक्सीजन को तो अलग करना ही होगा, इसको अलग करना होगा। समझिए, तो इसमें क्या होगा, आप जो है बहुत आसानी से करते हैं। मरकरी धातु को प्राप्ति कैसे करेंगे आपको लिखा हुआ रहेगा, तो बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। मरकरी धातु को प्राप्ति सिनेबार अयस्क से की जाती है, इन्हें सिर्फ गर्म करने से मरकरी धातु प्राप्त होता है। देखिए सिनेबार अयस्क है, समझ गया, यह क्या है, सिनेबार अयस्क है, यह सिनेबार अयस्क है। यहाँ आपको समझ में आएगा, ईश्वरीय यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये है, हम आपको अयस्क ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि बताए थे। यहाँ क्या बताए थे, ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि, लेकिन नहीं तो अभी फिर से बता देते हैं। देखिए HgS यह सल्फर के रूप में ऑक्साइड है, यह भी हम थोड़ा देर बताए थे ना भर्जन विधि से सल्फाइड अयस्क को अलग करते हैं। समझ गए, सल्फाइड अयस्क के रूप में रहता है पारा मरकरी, तो पारा नहीं मरकरी, उसका तो Pb होता है। देखिए मरकरी अयस्क, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो HgO प्लस SO2 बन जाएगा। समझिए, यह तो अशुद्धि में उड़ जाएगा, लेकिन यह मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा। अब इन मरकरी ऑक्साइड को पुनः अब इसको हम गर्म करेंगे ना, थोड़ा सा उष्मा देंगे ना HgS को, तो Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यह देखिए शुद्ध मरकरी हमको प्राप्त हो गया। तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, मरकरी धातु को प्राप्ति सिनेबार अयस्क से होता है, सिनेबार अयस्क से होता है, बस हो गया। इन्हें सिर्फ गर्म करने से प्राप्त होगा। देखिए गर्म कर रहे हैं ना, बस इसमें बीच में होगा अर्पण, तो गर्म करने से आपका प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तांबा धातु को प्राप्ति कैसे करेंगे। तांबा धातु को प्राप्ति कैसे करना है यह पढ़ लेते हैं। तांबा धातु को प्राप्त कॉपर गलनांश से की जाती है, इन्हें सिर्फ गर्म करने से। देखिए इसको सिर्फ आपको यह याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। मरकरी धातु किससे प्राप्त किया जाता है, सिनेबार अयस्क से। तांबा किससे प्राप्त किया जाता है, कॉपर गलनांश से किया जाता है, सिर्फ गर्म करने से दोनों में। देखिए यह कॉपर सल्फाइड को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यह शुद्धिक रूप में उड़ जाएगा। उसके बाद इसको जब गर्म करेंगे कॉपर ऑक्साइड को, तो Cu अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए शुद्ध कॉपर तांबा प्राप्त हो गया ना, शुद्ध तांबा प्राप्त हो गया। कॉपर गलनांश इसको कहते हैं, कॉपर गलनांश कहते हैं CuS को। समझ गए। अब हम लोग कार्बन द्वारा अपकरण पढ़ेंगे। वहां गर्म करके हम जो उष्मा द्वारा अपकरण पढ़े थे, अपकरण मतलब होता है अलग करना, शुद्ध करना। समझ गए, तो यह को उष्मा द्वारा पढ़ लिया। अब हम लोग कार्बन द्वारा पढ़ेंगे। समझ गए, तो इसको भी बहुत सुंदर से लोग पढ़ेंगे। देखिए जिंक धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, क्वेश्चन हम लिखे हैं जिंक धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड को, देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन यानी लकड़ी का कोयला से के साथ मिलाकर, जिंक ऑक्साइड को हम लकड़ी के कोयला के साथ मिलाकर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिंक धातु प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक धातु। देखिए ना यह छोड़िए, अब जिंक ऑक्साइड यह है, इसमें कार्बन मिला दिए, लकड़ी का कोयला मिला दिए, और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यह जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको उड़ जाएगा हवा में, बस आपको जिंक प्राप्त हो गया। कितना आसान, इसी को कहते हैं कार्बन द्वारा अलग करना, कार्बन विधि, कार्बन द्वारा अवकरण लकड़ी के कोयला द्वारा। ठीक है। लेड धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे, यानी सीसा को, Pb को, तो इसको भी लेड ऑक्साइड को जब कार्बन यानी लकड़ी के कोयला के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो लेड यानी सीसा प्राप्ति हो जाएगा। यानी PbO क्या है, लेड ऑक्साइड है। इसमें क्या करेंगे, देखिए PbO क्या, लेड ऑक्साइड, इसमें कार्बन मिलाएंगे यानी लकड़ी का कोयला मिला देंगे और थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या है, मरकरी, या कहते हैं लेड सॉरी बच्चों, मरकरी अथी बोला जाता है जल्दी में, तो लेड यानी सीसा बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। बीच में तीर का निशान टाइपिस्ट महोदय देना भूल गए, इसके लिए सॉरी बच्चों, हम उसको अलग अलग डिफाइन करके बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत अपघटन। देखिए हम पहले उष्मा द्वारा अवकरण पढ़े, उसके बाद कार्बन द्वारा अवकरण पढ़े, अब विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको हम शुरू में ही बताए थे, धातु को अयस्क को किस किस द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए धातु कर्म में अधिक क्रियाशील धातु को वैद्युत उपकरण द्वारा अलग करेंगे और जो कम क्रियाशील है उसको भर्जन और निष्पादन द्वारा अलग करेंगे। वही तो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। समझ गए। यह देखिए थोड़ा सा लंबा है, दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा, यह समझिए दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा, और आराम से समझिए तो यह भी आप समझ जाइएगा।
कुछ नहीं है। देखिए अब इसको हम बड़ा करके भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे, इसको हम काट के आपको बड़ा करेंगे। देखिए काट दिए। अब इसको हम आपको दिखाने में बढ़िया होगा, आपको समझाने में भी बढ़िया होगा। पहले यहाँ पढ़ देते हैं आपको। देखिए क्या कर रहे हैं, धातुओं का शुद्धिकरण। अब करना मतलब शुद्धिकरण नहीं करेंगे, विद्युत अपघटन के द्वारा जो अधिक क्रियाशील है उसको। देखिए जितने भी धातुएं प्राप्त किए हैं वे सब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जितने भी धातु आप प्राप्त किए हैं वे पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को सहायता से तांबा, टीन, सीसा, सोना, जिंक, क्रोमियम, निकेल जैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। समझिए इसी प्रक्रम से, विद्युत अपघटन विधि से। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड एवं शुद्ध धातुओं को कैथोड। आप कहेगा एनोड कैथोड क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है एनोड, आई कैथोड है। यहाँ बैटरी है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहीं पर कहा जाता है शुद्ध धातु जो होता है कैथोड पर जमा होगा, इधर जो है यहाँ पर जो है शुद्ध धातु जमा होगा, और अशुद्ध धातु जो है एनोड पर जमा होगा। वही यहाँ बताया गया। देखिए ना, देखिए अशुद्ध धातु एनोड पर, अशुद्ध धातु कहां पर जमा होगा, एनोड पर, और शुद्ध धातु कैथोड पर इधर जमा होगा। इतना याद। जब इसके एनोड चित्र विद्युत अपघटन परिपथ में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, जब यहाँ स्विच दबाया जाता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो मोटा वाला अशुद्ध क्षार पिघलने लगता है। जो मोटा वाला जो अशुद्ध क्षार है वह पिघलने लगता है, और उसमें पिघला हुआ अशुद्ध शुद्ध धातु पहले क्षार पर जाकर जमा हो जाता है। जो यह कैथोड है इस क्षार पर जाकर जमा हो जाता है, जैसा कि ऊपर से चित्र में दिखाया, जैसा कि आप बगल में आपको चित्र में दिखाया गया है। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु का अवकरण विद्युत उपकरण। जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु है उसको इस विधि से अलग किया जाता है। देखिए उसके बाद दूसरा स्टार देख लिखा है, विद्युत अपघटन द्वारा शोधन में हम अशुद्ध धातु का एक एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का एक कैथोड बनाते हैं। एनोड और कैथोड बनाए हैं, यहाँ पर शुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु के लिए एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु के लिए कैथोड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसे धातु के विलयन में ही डुबो कर रख देते हैं। धातु के विलयन में ही हम डुबे कर रख दिए हैं। देखिए डुबे कर रख देते हैं और बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए बैटरी लगा हुआ है, देखिए ना स्विच है यहाँ, यह बैटरी है, बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होता है, जब यह स्विच दाबते हैं तो एनोड में इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु को प्राप्ति गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। कौन से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसको प्राप्त किया जाता है। इस विधि में कैथोड पर धातु का एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। कैथोड पर धातु प्राप्त होता है और एनोड पर क्लोरीन, एनोड पर क्या Cl पाया जाता है, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इस विधि को डॉफन विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, डॉफन विधि भी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को सहायता से सोडियम धातु की प्राप्ति करना। हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक यानी द्रव्यमानांक को बहुत कम करने के लिए इसके मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ऐसा करके जब मिश्रण विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। देखिए सेम चीज है, आप एक बार और पढ़ सकते हैं। हम तो अपना फिगर भी नहीं लाए हैं, जो बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको एक पीडीएफ भी पूरा भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं भेजेंगे, एकदम साफ सुथरा पीडीएफ भेज सकते हैं हम आपको। समझ गए। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे। इसको फिगर उसी से हम काटे हैं, जब समझा ही दिए तो फिगर का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हम पढ़ेंगे हम थोड़ा सा कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति कैसे करेंगे। सोडियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त करेंगे, सोडियम की प्राप्ति करेंगे। समझिए अभी सोडियम क्लोराइड हमको यहाँ से मिला था विद्युत अपघटन विधि से। देखिए सोडियम क्लोराइड मिला था तो हम इसको सोडियम प्राप्त कैसे करेंगे, बहुत आसानी से। देखिए सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु को प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है। इस विधि से सोडियम क्लोराइड को गलनांक को कम करके बताए गए हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि बाहर के कैल्शियम को क्लोराइड को मिला देते हैं। इसमें मिश्रण जब विद्युत
विद्युत धारा को प्रवाहित और प्राप्ति की जाती है तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। ये सेम चीज पीछे लिखा गया है, अभी पढ़े हैं। देखिए NaCl है ना, समुद्र के पानी में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड भी, इस पर जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो Na हो जाएगा कैथोड पर या हो जाएगा एनोड पर जमा हो जाएगा, बस ये प्राप्त हो गया। कितना आसान है। आप पर ये अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम धातु की प्राप्ति। अब हम लोग अल्युमिनियम धातु की कैसे प्रकार के अल्युमिनियम ऑक्साइड तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको ऑक्साइड से हम अल्युमिनियम कैसे, ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे। अल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है जो विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता है, जो विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता। विद्युत एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त होता है विद्युत अपघटन के बाद, जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसका द्रव्यमानांक भी काफी उच्च होता है। इसे अच्छा सुचालक बनाने के लिए तथा इसके गलनांक कम करने के लिए बाहर से क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 एवं फ्लोस्पार CaF2 मिला देते हैं। ऐसे करके तब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। यह दोनों मिलाकर क्रायोलाइट और फ्लोस्पार, यह दोनों मिलाकर हम लोग विद्युत अपघटन कराएंगे तभी हमको एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होगा, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त होगा, एनोड पर ऑक्सीजन धातु प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर से लिखा गया है। आपका थोड़ा सा क्लास देखते हैं कितना बड़ा है। यानी 45 स्लाइड है इस पूरे पेज में, समझ गए। हम लोग पढ़ चुके हैं 35 स्लाइड, 10 स्लाइड बचा हुआ है। समाप्त कर दें, समाप्त कर सकते हैं। बहुत आसान ही है, पढ़ ही देते हैं। अब समाप्त ही कर देते हैं, इतना बता ही देते हैं। 3 वीडियो में हम ऑर्डर किए हैं तो 2 वीडियो तो हम बता चुके हैं। दूसरा वीडियो बड़ा बनता लेकिन थोड़ा सा बढ़ा गया है, समझिए, इस कारण से थोड़ा सा छोटा हो गया। तो समझिए इसको पढ़ा ही देते हैं, 10-5 मिनट लगेगा, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, समझिए। अभी हम लोग 40-45 मिनट ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। 1 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 50 मिनट। अल्युमिनियम धातु को प्राप्ति किस अयस्क से किया जाता है, यह पूछा जाता है। तो यह जो है बॉक्साइड से किया जाता है। अल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है, बॉक्साइड। या पहले भी हम आपको बताए हैं। तो इसका क्या है रासायनिक सूत्र, Al2O3 2H2, 2 हाइड्रेट आप कह सकते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड के 2 हाइड्रेट, समझ गए। इतना आप कह सकते हैं, याद कर लेंगे, बॉक्साइड वही काफी है। एनोडीकरण किसे कहते हैं, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्सीजन का मोटा परत बन जाना ही एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण क्या करते हैं, अल्युमिनियम धातु के ऊपर जो ऑक्सीजन का मोटा परत बन जाता है उसी को हम एनोडीकरण कहते हैं। इससे अल्युमिनियम धातु को मजबूत हो जाता है। इससे क्या होता है, अल्युमिनियम धातु मजबूत होता है। जैसे अल्युमिनियम धातु का एक एनोड लेकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन के कारण अल्युमिनियम ऑक्साइड को मोटा परत बन जाता है। इस क्रिया को ही एनोडीकरण कहता है, समझ गए। देखिए जैसे में यह समझाया गया है कैसे एनोडीकरण होता है, तो आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की विधि, शुद्ध धातु को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे वह भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु प्राप्ति कैसे करेंगे की जाती है यह भी देखिए। मैग्नीशियम धातु को प्राप्ति मैग्नीशियम ऑक्साइड से करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां से आता है हम बता चुके हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने तो मैग्नीशियम धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम उपचाय ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अल्युमिनियम ऑक्सीकरण का कार्य करता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, इसको अल्युमिनियम मैग्नेसाइड हो गया प्लस अल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होगा। अल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होगा। लोहा धातु प्राप्त करने की कैसे की जाती है, तो बहुत अच्छा से आप बता सकते हैं। लोहा धातु प्राप्त हेमेटाइट नामक एस से किया जाता है। किससे किया जाता है, हेमेटाइट नामक एस से किया जाता है। याद रखें, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इसके एस के साथ अल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर गर्म करने से लोहा धातु को प्राप्ति होती है। इसके साथ क्या होता है, इसके एस के साथ अल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर गर्म करने से लोहा धातु को प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया में अल्युमिनियम का चूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे पीछे में बताए थे हम लोग। देखिए आयरन ऑक्साइड अल्युमिनियम मिलाएंगे तो आयरन बनेगा और आयरन ऑक्साइड और ऊष्मा इधर
निकल जाएगा। समझ गए। देखिए पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी धातुओं को प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है तथा जिंक, लोहा, लेड, कॉपर धातु की प्राप्ति कार्बन उपचया विधि से की जाती है। सोना और चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना जो है ना, चांदी ऐसे पाया जाता है, उसको शुद्ध नहीं किया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। ठीक है। संक्षारण क्या है? संक्षारण होने का शर्त और संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह समझिए। संक्षारण मतलब जंग लगना। तो यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिससे क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु में अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे यह देख रहे हैं ना, आपका रिंच जो है लाल भूरा हो गया है, या जो सिकरी जो है ऐसा हो गया है, तो इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। नमी युक्त जो वायु में नमी होता है, उसी से आपका ऐसा जंग लगता है। जैसे जल के संपर्क में आएगा लोहा, वो अपना अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए संक्षारण होने का शर्त क्या है? वायु की उपस्थिति। जहां वायु है वहीं संक्षारण होगा, नहीं तो नहीं। आप बंद कोठरी में रख दीजिए मेरी बात में, तो कभी भी लोहा में जंग नहीं लगेगा। जल की उपस्थिति होना चाहिए, जल भी नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, जल होगा तभी लगेगा। धातु की क्रियाशील होना, धातु की क्रियाशील भी होना चाहिए। देखिए संक्षारण की बचाव क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेंट की सहायता से, उसको अगर पेंट कर देते हैं तो आप जंग लगना से बच जाते हैं। स्नेहक का प्रयोग यानी ग्रीस या मोबिल उस पर डालकर उसका बचन, जस्ता का परत चढ़ाकर, इलेक्ट्रॉन को बाहर करके, उसमें इलेक्ट्रॉन को तो बाहर नहीं कर सकते, ये तीनों प्रक्रिया आप कर सकते हैं आराम से। समझ गए। 24 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ होता है? 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है 100% शुद्ध है। यह सोना क्या है? 100% शुद्ध, अर्थात उसमें और कोई दूसरा धातु मिला हुआ नहीं हो, उसे हम 24 कैरेट सोना कहते हैं। 24 कैरेट सोना का अर्थ होता है वो 100% शुद्ध है सोना, उसमें कोई भी अशुद्धि के रूप में नहीं है। 18 कैरेट शुद्ध सोना का क्या अर्थ होता है? 18 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ होता है 24 ग्राम आभूषण में 18 ग्राम सोना एवं 6 ग्राम तांबा और चांदी मिला होता है। 18 कैरेट सोना में क्या होता है? 24 ग्राम अगर सोना खरीदिएगा ना, 18 ग्राम सोना रहेगा और 6 ग्राम तांबा या चांदी मिला हुआ रहेगा आपका, उसी को हम 18 कैरेट सोना कहते हैं। ठीक है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बस ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि समान ताप पर वह अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। वह समान ताप है ना, अभी जैसे बाहर रखेंगे तो आग जलने लगेगा सोडियम, समझिए, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इतना बात याद रखेंगे। कहता है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, यह सब आपको दे दिया है। ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, दोनों में अंतर आप कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग ऐसे करेंगे बहुत आसानी से। दिए गए उपकरण को चित्रानुसार सजा लेंगे। देखिए जो चित्र है ये इसे सजा लेंगे। देखिए यह बैटरी है, क्या है? यह बैटरी है। यह क्या है? बल्ब है। समझिए यह सब तार है। समझिए इस तरह सजा लेंगे। जब बहुत सारे पदार्थ का प्रयोग इस परिपथ में एक साथ किया जाता है तो जिन पदार्थ से बल्ब जलता है वह धातु के श्रेणी में होता है, वह धातु के क्या होता है? श्रेणी में होता है। और जिन पदार्थ से बल्ब नहीं जलता है यह अधातु के श्रेणी में होता है। इस प्रक्रम को करने के बाद धातु के साथ एक छोटी सी प्रक्रिया और की जाती है। सभी को हथौड़ा के माध्यम से चोट पहुंचाया जाता है। सभी को हथौड़ा के माध्यम से क्या पहुंचाया जाता है? चोट पहुंचाया जाता है। तो जिस पदार्थ से टन या झन की आवाज होता है उसे धातु के श्रेणी में रखते हैं, और मद की आवाज आता है, भद भद की आवाज आता है तो उसे अधातु की श्रेणी में रखा जाता है। यानी धातु और अधातु यहाँ कहीं रहा है, और धातु और धातु के श्रेणी में आप कैसे विभेद करेंगे? आप मारिएगा, हथौड़ा मारिएगा ना, किसी में टन टन की आवाज करेगा तो समझिएगा धातु है, अब इसी में भद भद का आवाज करेगा उसमें कहिएगा वो धातु है। वही चीज लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ऊपर के प्रयोग में ग्रेफाइट के लिए लागू नहीं होता। ग्रेफाइट के लिए यह प्रयोग आप नहीं, जैसे मारिएगा तो टूट जाएगा, समझिए वह भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए प्रयोग उसमें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखें। देखिए वैसे धातु को ऑक्साइड जिसके प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, पहले भी बताया है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझिए जिंक ऑक्साइड हम कह सकते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। समझिए आगे आइए। लोहे को जंग से बचने के दो तरीका बताया, अभी तुरंत बताया है, फिर से बताते हैं। ऐसा लेपन करेंगे, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम क्रियाशील धातु को ज्यादा क्रियाशील धातु का परत चढ़ाया जाता है। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाकर पेंट करके आप जंग लगने से बचा सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्सीजन बनाते हैं? देखिए ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्सीजन बनाते हैं, अम्लीय और उदासीन ऑक्सीजन बनाते हैं। इतना बात याद रखेंगे। देखिए अगला है प्लेटिनम, सोना,
एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी आई है, इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित कारणों से इसको आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम सोना चांदी को। क्या? यह मंद अभिक्रियाशील, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसमें बहुत तेजी चमक होता है, तेज चमक होता है, क्योंकि आगे से दिखता है लोग को कि यह कुछ पहना हुआ है, चमकता है। इसमें संक्षारण की क्रिया बहुत कम होता है, इसमें जंग लगता नहीं है, समझ गए। यह बहुत पुराना होने के बाद भी चमक बना रहता है, या कितना पुराना हो जाएगा ना चांदी सोना तो वह चमकते रहता है, लोहा नहीं चमकता है, नहीं तो लोगों को लोग आभूषण बनाते रहते हैं, समझ गए, यही कारण है। अगला हम पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि समान ताप पर जलने लगता है, यह भी बताया है सोडियम के बारे में, तो उसी चीज यह सब अधिक क्रियाशील है, तो यह पहले भी हम आपको बताए, फिर बता देते हैं। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील होने के कारण यह समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह जलने लगता है, इसलिए इसे तेल में डुबो कर रखा जाता है। कौन तेल में? किरोसिन तेल में। अल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्यों? यही कारण है। अल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक एक परत बना लेता है, जो अल्युमिनियम धातु के संक्षारित होने से रोकता है। यही कारण है कि अल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, इतना ही याद रखेंगे। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से धातुओं को प्राप्ति जल्दी और आसानी से की जा सकता है, नहीं तो कार्बोनेट अगर प्राप्त रहेगा तो प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। यह सब बताए हैं आपको, उसी का यह है। देखिए बस आप लास्ट ही है आपका 2 स्लाइड 3 स्लाइड, बस 3 स्लाइड बचा हुआ है, तो आपका पूरी तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन तथा उसका योगी, तो आपको उसके बाद समाप्त ही समझिए, 5 तो पूछा ही नहीं आवर्त सारणी वाला, उनका बहुत आपको अभी तक में समझा चुके हैं, बहुत ही बुक ही समाप्त कर चुके हैं। आपका लगातार मैथ भी चल रहा है, सब विषय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपको वादा किए हैं दिसंबर से पहले समाप्त करेंगे। आपने तांबे को मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन के साफ करने में क्यों प्रभावी है, मतलब अच्छा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है वो हम लिखेंगे। तांबा के बर्तन के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरा परत होता है। इस परत पर जब नींबू या इमली का रस रखा आता है तो अभिक्रिया करने पर वह परत हट जाता है, जिससे कारण बर्तन चमकने लगता है, समझ गए। एक महिला अपने आभूषण के एक सुनार के यहाँ साफ करने के लिए देता है, वह एक विशेष विलयन में डाल देता है तो कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है। यह महिला दुखी होती है, तो आप एक जासूस की तरह बताइए कि वह क्या मिलाया था। बस ये देखिए, यही चीज कहता है एक्वारेजवा कहा जाता है। यह विलयन का नाम है एक्वारेजवा। क्या नाम है? एक्वारेजवा, जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। HCl.HNO3 यानी 3:1 में यह रहता है, मिश्रण होता है। यह सोना के और प्लेटिनम जैसे अधातु को गलने की क्षमता रखता है। सोना और प्लेटिनम, सोना कभी यह गला देगा एक्वारेजवा, समझ गए। इसलिए कभी भी कोई साफ करने वाला आवे तो उसको नहीं दीजिए, नहीं तो आधा सोना ही रख लेगा उसको गलाकर, समझ गए। तो अब कहते हैं एक्वारेजवा क्या है, अभी पढ़े थे एक्वारेजवा गला सकता है सोना को, उसको पढ़ेंगे। यह रॉयल जल का लेटिन शब्द है, रॉयल जल का लेटिन शब्द है, जिसका सांद्रण HCl और HNO3 यानी 3:1 के अनुपात में मिले होते हैं। इसे मिश्रण को ही एक्वारेजवा कहते हैं। इसे भव कता हुआ द्रव भी कहा जाता है। किसे भव कता हुआ द्रव कहते हैं? एक्वारेजवा को। यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषण को साफ करने में किया जाता है, क्योंकि गला देता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? तो इसका मुख्य कारण वही है, तांबा मंद क्रियाशील होने के कारण यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा, इस्पात मतलब लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक धुंधेला परत बन जाता है, क्यों? तो हम कह सकते हैं धातु वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड और कार्बोनेट सल्फेट का परत बना लेता है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देता है। अब यह कह रहा है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह को क्यों
जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैरते रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लिखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाता है, लेकिन ऊष्मा में इतना ताकत नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को जला दे, जिससे H यानी हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम और कैल्शियम पर चिपक जाता है, जिससे यह और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ की समीकरण दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर में आप इतना भी याद रखते हैं तो काफी ठीक है। अब देखिए ये वो अंत में बचा हुआ है उप धातु। क्या हम धातु और धातु के बारे में पूरा पढ़ा दिए, तो थोड़ा सा उप धातु भी पढ़ लीजिए। वो ऐसे तत्व जिसका गुण धातु और धातु के बीच हो उप धातु कहलाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, यह सब क्या है? उप धातु है। और इसी के साथ यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, चौथा चैप्टर में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।